ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं झो शुएर अपनी कहानी बताते हुए कहती है कि वो झो परिवार की गोद ली हुई बेटी है। बचपन से ही उसकी बड़ी बहन झो मेयर को हर कोई परिवार की लकी स्टार मानता आया है, जबकि शुएर को हमेशा मनहूस और बदकिस्मत कहा गया। जब शुएर 18 साल की हुई तब उसकी बहन अपनी शादी छोड़कर भाग गई। परिवार ने मेयर की जगह शुएर को उस आदमी से शादी करने भेज दिया, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कभी भी मर सकता था। सभी को लगा था कि इस शादी के बाद शुएर की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। तब जाकर सबको पता चला कि असली लकी स्टार मेयर नहीं बल्कि शुएर थी। उसकी असली कहानी उस दिन से शुरू होती है जब एक औरत उसे शादी के लिए अपने साथ ले जाने आती है। वो औरत शुएर को आवाज देकर पूछती है कि क्या उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। रास्ता बहुत लंबा है, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना होगा। शुएर समझ जाती है कि उसकी माँ ने सब कुछ पहले से तय कर रखा है। बस उसे इस बात की चिंता है कि अगर श्याओ परिवार को दुल्हन बदलने की सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। उधर घर में कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि कल से अब तक मेयर कहीं दिखाई क्यों नहीं दी। उन्हें शक है कि कहीं वो सचमुच शहर से आए, उन दो सम्मानित लोगों के साथ तो नहीं चली गई। इसी दौरान शुएर अपने माता पिता से कहती है कि जब से उसने होश संभाला है उसे बार बार अजीब सपने दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ समय बाद वे सपने उसकी यादों से धुंधले हो जाते हैं, इसलिए उसने आज तक किसी को उनके बारे में नहीं बताया। उसकी माँ उसकी बात को बेकार की बातें कहकर टाल देती है और उसे जल्दी चलने को कहती है। शुएर के पास भी अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उस औरत के साथ निकल जाती है। शुएर के जाने के बाद उसके माता पिता अकेले में असली सच्चाई पर बात करते हैं। शुएर के पिता बताते हैं कि शहर से आए वे दोनों लोग वास्तव में शुएर के सगे माता पिता थे, लेकिन उन दोनों ने जानबूझकर मेयर को शुएर की पहचान देकर उनके साथ भेज दिया। शुएर के पिता को लगता है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया है, लेकिन उसकी माँ को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। वो कहती है कि ये शुएर की किस्मत है, जब वो खुद एक मनहूस लड़की है तो उसे ऐसा जीवन मिलना ही था। दूसरी तरफ मेयर उनकी अपनी सगी बेटी है, अगर वो शहर जाकर सफल और अमीर बन गई तो भविष्य में अपने माता पिता को नहीं भूलेगी। यही सोचकर वे शुएर की असली पहचान छिपा देते हैं और मेयर को उसकी जगह शहर भेज देते हैं। शाओ परिवार के घर में शादी का माहौल बना हुआ है। मेहमान खाना खाते हुए बातें कर रहे हैं कि दुल्हन तो बहुत सुंदर है, लेकिन दूल्हा इतना बीमार है कि शादी की रस्म निभाने तक नहीं आ सकता, इसलिए उसकी जगह एक मुर्गे को रखकर शादी कराई जा रही है। कुछ लोगों को शक है कि ऐसी शादी से बीमार दूल्हे की हालत सचमुच बेहतर होगी भी या नहीं। रस्म कराने वाला व्यक्ति दूल्हा दुल्हन को पहले आसमान और धरती के सामने झुकने के लिए कहता है। इसके बाद माता पिता के सामने और फिर एक दूसरे के सामने झुकने की रस्म होती है। इसी बीच अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेहमानों में से कुछ लोग तुरंत इसका दोष झो परिवार की मनहूस लड़की पर डाल देते हैं। दूसरे लोग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि इस घर में मनहूस शुएर नहीं बल्कि झो परिवार की सगी बेटी मेयर आई है। किसी को अभी ये नहीं पता कि घूंघट के पीछे वास्तव में शुएर है। शादी की रस्म पूरी होने के बाद उसे दुल्हन वाले कमरे में भेज दिया जाता है और बाकी सभी लोग दावत खाना शुरू कर देते हैं। कमरे में पहुंचकर शुएर पहली बार अपने पति श्याओ तियानलिन को देखती है। वो बिस्तर पर बिल्कुल बेसुध पड़ा है। शुएर उसके पास जाकर जांचती है कि वो सांस ले भी रहा है या नहीं। उसकी हल्की सांस महसूस होते ही शुएर समझ जाती है कि वो अभी जिंदा है, लेकिन तियानलिन का चेहरा देखकर उसे लगता है कि वो इस आदमी को पहले कहीं देख चुकी है। तभी उसे पिछली रात का सपना याद आता है। सपने में उसने एक आदमी को इसी तरह बिस्तर पर पड़े देखा था। एक बहुत बड़ा रंग बिरंगा पत्थर उसके ऊपर रखा हुआ था और वो उसके वजन से घुट रहा था। कुछ देर बाद श्याओ परिवार की माँ कमरे में आकर सीधे शुएर से पूछती है कि वो झो मेयर क्यों नहीं है। किसी ने मेयर को शहर के 2 लोगों के साथ जाते हुए देखा था, इसलिए अब दुल्हन बदले जाने की बात छिप नहीं सकती। वो बताती है कि उसने मैच मेकर से भी पूछताछ कर ली है। रिश्ता देखने के समय उन्हें मेयर दिखाई गई थी, लेकिन कुंडली और जन्म का समय शुएर का दिया गया था। श्याओ माँ को पहले से पता था कि झो परिवार ने सालों पहले एक लड़की को गोद लिया था। अब वो समझ जाती है कि शुएर वही लड़की है जिसे गांव वाले मनहूस कहते हैं। वो गुस्से में झो परिवार को धोखेबाज बताती है और कहती है कि उन्होंने अपनी सगी बेटी को बचाने के लिए ये मुसीबत श्याओ परिवार के सिर डाल दी। वो बताती है कि उसका बेटा तियानलिन पहले इतना ताकतवर था कि अकेले बैल तक को संभाल सकता था, मगर मेयर से सगाई होने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कई डॉक्टर और दवाइयां भी उसे ठीक नहीं कर पाए। अब शुएर के आते ही श्याओ माँ उसकी बीमारी का दोष भी उसी पर डाल देती है। तियानलिन को थोड़ा होश आता है तो वो अपनी माँ से मेयर को परेशान न करने के लिए कहता है। उसकी माँ समझाती है कि ये मेयर नहीं, उसकी छोटी बहन शुएर है और झो परिवार ने उन सबको धोखा दिया है। वो ये भी बताती है कि तियानलिन की शादी के लिए उसने उसकी नानी की दी हुई आखिरी सोने की चूड़ी तक गिरवी रख दी थी। बाद में तियानलिन शुएर से कहता है कि उसके शरीर पर जो फूलों वाली पोशाक है वो पहले मेयर के लिए बनवाई गई थी, लेकिन उसके मन में मेयर के लिए कभी कोई भावना नहीं थी। वो रिश्ता उसके लिए बस नाम का था।
अब शुएर उसकी पत्नी है, इसलिए वो पोशाक भी उसी की है। तियानलिन उसे देखकर ये भी कहता है कि वो उस पोशाक में सुंदर लग रही है। तियानलिन की हालत अचानक फिर खराब होने लगती है। उसकी माँ शुएर को मनहूस कहते हुए उसी पर अपने बेटे की हालत बिगाड़ने का आरोप लगाती है। उसी समय बाहर तेज बिजली कड़कती है और तियानलिन पूरी तरह बेसुध हो जाता है। उसकी माँ घबराकर उसे जगाने की कोशिश करती है। वह आसमान की तरफ देखकर कहती है कि तियानलिन के लिए सौभाग्य वाली शादी कराने का फैसला उसका था। अगर किसी को सजा देनी है तो उसे दी जाए, लेकिन उसके बेटे की जान न ली जाए। दूसरी तरफ शुएर सोचती है कि अगर दुल्हन के घर आते ही दूल्हा मर गया तो उसके मनहूस होने की बात हमेशा के लिए सच मान ली जाएगी। तब उसकी सास भी उसे इस घर में नहीं रहने देगी। शुएर तुरंत सिलाई की टोकरी मांगती है। श्यामा हैरान होकर पूछती है कि ऐसे समय पर उसे सिलाई की टोकरी क्यों चाहिए। शुएर कहती है कि वो तियानलिन की जान बचाने की कोशिश करना चाहती है। उसकी सास को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वो उसे कोशिश करने देती है। साथ ही चेतावनी देती है कि अगर तियानलिन को कुछ हुआ तो वो शुएर को नहीं छोड़ेगी। शुएर को याद है कि एक बार उसका दूसरा भाई बेहोश हो गया था। तब उसकी दादी ने इसी तरह उसकी उंगली से खून निकाला था। वो वही तरीका तियानलिन पर आजमाती है, लेकिन तियानलिन के हाथ से लाल की जगह काला खून निकलता है। शुएर ये देखकर चौंक जाती है। कुछ देर बाद तियानलिन को होश आ जाता है। उसकी माँ राहत की सांस लेती है, लेकिन तुरंत शादी खत्म करने की बात करने लगती है। उसका कहना है कि झो परिवार ने उन्हें धोखा दिया और शुएर से शादी के बाद तियानलिन की हालत और खराब हो गई। मगर तियानलिन शुएर को छोड़ने से मना कर देता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब उसकी बीमारी पर और पैसे खर्च न किए जाएं, क्योंकि उसे खुद भी नहीं लगता कि वो ठीक हो पाएगा। इतने में डॉक्टर वांग वहाँ पहुँच जाते हैं। श्याओ माँ उनसे किसी भी तरह तियानलिन को बचाने की विनती करती है। डॉक्टर वांग कहते हैं कि उन्होंने तियानलिन को बचपन से बड़ा होते देखा है, इसलिए वे भी उसे बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी बीमारी जांचने के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं है। वो सलाह देते हैं कि तियानलिन को काउंटी के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाए। वहाँ के डॉक्टर शायद उसकी बीमारी समझकर इलाज कर सकें, मगर श्याओ माँ बताती है कि घर में अब इतने पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए वो मजबूरी में सब कुछ किस्मत पर छोड़ने की बात करती है। तभी शुएर को वो रंग बिरंगा पत्थर दिखाई देता है जो मेयर ने तियानलिन को निशानी के रूप में दिया था। शुएर उसे देखते ही अपने सपने के पत्थर को पहचान लेती है। वो सोचती है कि कहीं इसी पत्थर को अपने पास रखने की वजह से तो तियानलिन बीमार नहीं हुआ। शुएर डॉक्टर वांग को बताती है कि तियानलिन की उंगली से काला खून निकला था। डॉक्टर वांग उस बात पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि यह सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि जहर का मामला हो सकता है। श्यामा घबराकर पूछती है कि तियानलिन को कौन सा जहर दिया गया है और क्या उसका इलाज संभव है। डॉक्टर वांग बिना जांच के कुछ पक्का नहीं बता सकते। वो फिर से तियानलिन को बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। फिलहाल वो उसे एट्रोपाइन का इंजेक्शन देते हैं ताकि उसकी हालत और खराब न हो और वो शौक में न चला जाए। डॉक्टर के जाने के बाद शाओ परिवार शुएर को वापस भेजने की बात करता है। शाओ माँ कहती है कि वो कोई बेरहम सास नहीं है। वो झो परिवार की दुल्हन बदलने वाली चाल को छोड़ सकती है, लेकिन पहले उन्हें शादी में दिया गया सामान और दावत पर खर्च हुए पैसे लौटाने होंगे। शुएर जानती है कि अपने मायके लौटना उसके लिए बचने का रास्ता नहीं है। वो बताती है कि उसकी माँ ने उसे सिर्फ शादी के बदले मिलने वाले पैसों के लिए भेजा था। अगर वो वापस गई तो उसे किसी दूसरे परिवार के हाथ बेच दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि वो श्याओ परिवार में ही रहे। वो तियानलिन से कहती है कि वे दोनों शादी की सारी रस्में पूरी कर चुके हैं। अगर अब उसे वापस भेज दिया गया तो वो लोगों का सामना नहीं कर पाएगी। वो अपनी इच्छा से तियानलिन की पत्नी बनकर रहना और जिंदगी भर उसकी देखभाल करना चाहती है। श्याओ माँ उसकी बात सुनकर उसे घर में रहने की इजाज़त दे देती है। अपने कमरे में लौटकर शुएर सोचती है कि उस रंग बिरंगे पत्थर को तियानलिन से दूर करना ज़रूरी है। अगर तियानलिन मर गया तो श्याओ परिवार उसे मनहूस समझकर निकाल देगा, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए भी उसे तियानलिन को ठीक करना होगा। रात में शुएर उस रंग बिरंगे पत्थर को तियानलिन से दूर कर देती है। इसके बाद उसे ज़मीन में दबे हुए तांबे के पुराने सिक्के मिलते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि इन सिक्कों को बेचकर तियानलिन के इलाज के पैसे मिल सकते हैं। तब उसे इतनी कम उम्र में विधवा भी नहीं होना पड़ेगा। वो रात में ही अपनी सास को जगाकर कहती है कि तियानलिन को बचाने का रास्ता मिल गया है। श्यामा पहले सोचती है कि शुएर फिर कोई अजीब बात कर रही है, लेकिन सिक्के देखकर चौंक जाती है। शुएर उसे उस जगह ले जाती है जहाँ मिट्टी के अंदर पूरा मटका दबा हुआ है। श्यामा कहती है कि न जाने कितने सालों से ये खजाना उनके घर की जमीन में दबा था, लेकिन परिवार के किसी सदस्य को इसकी खबर नहीं हुई। शुएर के घर आते ही उसे ये मिल गया। पहली बार उसके मन में सवाल उठता है कि क्या शुएर सच में मनहूस है। दोनों जल्दी से सारे सिक्के छिपाकर गड्ढा भर देती हैं ताकि किसी को पता न चले।
श्याओमा साफ कहती है कि ये तियानलिन की जान बचाने वाला पैसा है, इसलिए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा। सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। शुएर के बड़े और तीसरे भाई उसे वापस ले जाने आए होते हैं। वे कहते हैं कि शुएर को अब उनके साथ घर चलना होगा, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है और अब वो श्याओ परिवार का हिस्सा है। उसके भाई कहते हैं कि तियानलिन मरने वाला है और झो परिवार ने उसे यहाँ भेजकर धोखा किया है। वे शुएर को भरोसा दिलाते हैं कि उसके भाई अभी जिंदा हैं और उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। तभी श्याओमा बाहर आकर कहती है कि वो खुद झो परिवार से हिसाब करने जाने वाली थी, लेकिन वे लोग खुद ही सामने आ गए। वो उन पर अपनी मनहूस बेटी को श्याओ परिवार के सिर डालने, दुल्हन बदलने और शादी का सामान हड़पने का आरोप लगाती है। शुएर के भाई कहते हैं कि वे किसी तरह शादी का सामान वापस कर देंगे, बस शुएर को उनके साथ जाने दिया जाए। लेकिन श्याओमा सिर्फ शादी का सामान नहीं, बल्कि दावत का खर्च और परिवार की बदनामी का मुआवजा भी मांगती है। वो कुल 200 युआन की मांग रख देती है। शुएर जानती है कि उसका परिवार इतनी रकम नहीं दे सकता। वो अपने भाइयों से कहती है कि उसने अपनी इच्छा से तियानलिन से शादी की है और यहाँ उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हो रहा। उसके कपड़ों पर मिट्टी देखकर तीसरा भाई पूछता है कि कहीं श्याओ परिवार ने उसे जबरदस्ती काम तो नहीं कराया। शुएर बताती है कि काम करते समय उसके कपड़े गंदे हुए हैं और किसी ने उसे परेशान नहीं किया। तीसरा भाई कहता है कि तियानलिन असल में मेयर का होने वाला पति था, शुएर का नहीं, इसलिए शुएर को अपनी बहन की जगह दुख सहने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुएर कहती है कि उसने और तियानलिन ने आसमान और धरती के सामने शादी की है। अब जब उसका पति गंभीर रूप से बीमार है तो वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। इसी बहस में तीसरा भाई अचानक कह देता है कि वो खुद शुएर से शादी करना चाहता है। शुएर उसे डांटते हुए याद दिलाती है कि वो उसका भाई है, मगर वो कहता है कि दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए वे पति पत्नी बन सकते हैं। शुएर उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। झोमा वहाँ पहुंचकर अपने बेटों को डांटती है और शुएर को वापस चलने के लिए कहती है। श्याओमा उन्हें रोककर फिर दुल्हन बदलने का जवाब मांगती है। झोमा बहाना बनाती है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए गलती से शुएर की जन्मतिथि मैचमेकर को दे दी गई थी। श्याओमा उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उसका कहना है कि झो परिवार ने तियानलिन की बीमारी देखकर अपनी सगी बेटी को बचाया और शादी के पैसे रखने के लिए शुएर को भेज दिया। तीसरा भाई कहता है कि वो पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाएगा और श्याओ परिवार का कर्ज चुकाएगा, क्योंकि वो शुएर से शादी करना चाहता है। झोमा उसे दोबारा ऐसी बात करने पर टांगे तोड़ने की धमकी देती है। उधर श्याओ परिवार कहता है कि शादी की रस्म हो चुकी है, इसलिए शुएर तियानलिन की पत्नी है। झोमा पलटकर कहती है कि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए ये रिश्ता कानूनी नहीं माना जा सकता। आखिर शुएर सबको चुप कराकर अपनी माँ से पूछती है कि उसने कब ये फैसला किया था कि मेयर की जगह उसे श्याओ परिवार भेज दिया जाएगा। बचपन से उसकी माँ ने कभी उसकी राय जानने की कोशिश नहीं की, मगर अब वो खुद अपनी जिंदगी का डिसीजन लेगी। वो श्याओ परिवार में अपनी इच्छा से रह रही है और ये कोई बलिदान नहीं है। तीसरे भाई से शुएर कहती है कि उसने हमेशा उसे अपना भाई माना है, यहाँ रुकने का फैसला सोच समझ कर लिया गया है। तीसरा भाई कहता है कि शुएर बदल गई है, तो वो जवाब देती है कि वो बस बड़ी हो गई है। इसके बाद झो माँ अपने बेटों को लेकर वहाँ से चली जाती है। झो परिवार के जाते ही श्याओ घर के अंदर नई बहस शुरू हो जाती है। दूसरी बहू सुबह सुबह अपने बेटे को डांटने का बहाना बनाकर ताने मारती है कि कुछ लोग घर में मुफ्त का खाना खा रहे हैं। श्याओ माँ समझ जाती है कि उसका इशारा तियानलिन और शुएर की तरफ है। दूसरी बहू कहती है कि तियानलिन बीमार है और खेतों में जाकर वर्क पॉइंट्स नहीं कमा सकता। शुएर भी अभी परिवार के नाम पर दर्ज नहीं है, इसलिए वो भी प्रोडक्शन टीम में काम नहीं कर सकती। शादी की दावत के बाद घर में खाने तक की कमी हो गई है। उसके हिसाब से झो परिवार ने पहले धोखा दिया, इसलिए शुएर को आसानी से वापस भेज देना चाहिए था। श्याओमा साफ कहती है कि शुएर ने आसमान, धरती और पूर्वजों के सामने शादी की है। वो तियानलिन की पत्नी है और अब उसे वापस भेजने की बात नहीं होगी। बड़े भाई कहते हैं कि तियानलिन उनका अपना भाई है, इसलिए वे उसे खिलाने से मना नहीं कर रहे, मगर बाकी लोगों का खर्च कौन उठाएगा, ये भी सोचना होगा। शुएर जवाब देती है कि वो घर के निजी खेत में काम कर सकती है और सूअर, मुर्गियां या बत्तख पाल सकती हैं, वो किसी पर बोझ नहीं बनेगी। दूसरी बहू उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसकी छोटी सी जान खेत का भारी काम नहीं कर पाएगी। परिवार के पास अब कोई जानवर भी नहीं बचा, क्योंकि आधा सरकारी हिस्से में गया और बाकी शादी की दावत में खर्च हो गया। घर में एक पैसा तक नहीं बचा और बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा। सबकी शिकायत सुनकर श्याओमा समझ जाती है कि उसके दोनों बड़े बेटों के परिवार अलग होना चाहते हैं। वो गुस्से में कहती है कि जब तक वो जिंदा है परिवार नहीं बंटेगा। लेकिन बड़े बेटे और बहुएं कहते हैं कि तियानलिन का इलाज एक ऐसा गड्ढा बन चुका है जिसे वे जिंदगी भर काम करके भी नहीं भर पाएंगे। दूसरी बहू यहाँ तक कह देती है कि अगर श्याओमा अपने बड़े और दूसरे बेटे के परिवार को तियानलिन के साथ मरते नहीं देखना चाहती तो उन्हें अलग होने का रास्ता दे। शुएर उनकी बात
बात से सहमत हो जाती है। वो कहती है कि इस मुश्किल समय में तियानलिन और उसे अपने भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। शाओमा शुएर को समझाती है कि वो अभी बहुत छोटी है और तियानलिन खुद गंभीर रूप से बीमार है। दोनों अकेले कैसे घर चलाएंगे। शुएर भरोसा दिलाती है कि वो कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेगी। तियानलिन भी अपनी माँ से कहता है कि अगर शुएर कह रही है कि वो कर सकती है तो ज़रूर कर सकती है। घर में बांटने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं। इसलिए तय होता है कि जिस परिवार के पास जो कमरा है वही उसका रहेगा और बचा हुआ अनाज आपस में बांट दिया जाएगा। भारी मन से श्यामा परिवार अलग करने के लिए तैयार हो जाती है और बड़े बेटों से अनाज तौलकर बांटने को कहती है। उधर झो परिवार के घर में शुएर और मेयर की बातें चल रही होती हैं। परिवार के लोग चिंता जताते हैं कि शुएर को एक जिंदा लाश जैसे आदमी से शादी करनी पड़ी, जबकि मेयर भी 2 दिनों से घर नहीं लौटी। शुएर की दादी को डर है कि कहीं मेयर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तभी पड़ोस की एक औरत बताती है कि मेयर 2 दिन पहले शहर के एक सम्मानित जोड़े के साथ गई थी। परिवार को हैरानी होती है कि झो माँ ने इतनी बड़ी बात उनसे छिपाई। दबाव पड़ने पर वो कहानी बनाती है कि शहर का वो जोड़ा निसंतान था। उन्हें मेयर बहुत पसंद आई, इसलिए उन्होंने उसे अपनी गॉड डॉटर बना लिया और शहर ले गए। परिवार इसे मेयर की अच्छी किस्मत मानता है। वे कहते हैं कि ब्लाइंड ल्यू ने पहले ही मेयर को लकी स्टार बताया था और अब शहर के लोगों का उसे गॉड डॉटर बनाकर ले जाना उसी बात का सबूत है। जैसे ही बीमार तियानलिन से शादी का समय आया, मेयर शहर चली गई और उसकी जगह शुएर को उस बीमार आदमी से शादी करनी पड़ी। उनके हिसाब से यही मेयर की अच्छी किस्मत और शुएर की बदकिस्मती का सबूत है। परिवार बंटने के बाद शुएर अपने हिस्से का सामान देखती है। उसके और तियानलिन के लिए केवल थोड़ा सा मक्के का आटा और कुछ किलो शकरकंद आए हैं। शुएर तियानलिन के पास जाकर पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। तियानलिन उसे पहचानते हुए शुएर कहता है तो वो मुस्कुराकर याद दिलाती है कि अब वो उसकी पत्नी भी है। शुएर रंग बिरंगे पत्थर की बात उठाती है। वो कहती है कि वो पत्थर उसकी बहन की निशानी था, लेकिन अब पत्नी वो है। तियानलिन उसे गलत न समझने के लिए कहता है मेयर से उसकी सिर्फ सगाई हुई थी, दोनों के बीच कोई प्यार नहीं था। शुएर ने अपनी इच्छा से उससे शादी की और घर में रहने का फैसला किया, इसलिए अब वो उसी को अपनी पत्नी मानता है। तियानलिन पूछता है कि बाहर उसकी दूसरी भाभी किस बात पर झगड़ रही थी। शुएर उसे परिवार बंटने की बात नहीं बताती और कहती है कि माँ सब संभाल रही है, लेकिन तियानलिन समझता है कि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है। वो शुएर से कहता है कि उसके मरने के बाद भी वो पवित्र रहेगी और आसानी से दूसरी शादी कर सकती है। शुएर उसे ऐसी बातें करने से रोक देती है। वो कहती है कि तियानलिन नहीं मरेगा और वो उसे मरने भी नहीं देगी। उसने अपनी सास के साथ मिलकर प्लान बना लिया है। कुछ दिनों में वे उसे काउंटी हॉस्पिटल ले जाएंगे और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। वो तियानलिन से हार न मानने की विनती करती है। शुएर तियानलिन के लिए गर्म खाना लेकर आती है। वो उसे बैठने से रोककर अपने हाथों से खिलाने लगती है। तियानलिन कहता है कि उसे भूख नहीं है, लेकिन शुएर समझाती है कि बीमारी में उसे चावल की खिचड़ी देनी चाहिए थी। घर में चावल न होने के कारण वो सिर्फ मक्के का दलिया बना पाई है। अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा। तियानलिन मन ही मन सोचता है कि शुएर ने इस घर में शादी की, लेकिन उसे एक दाना चावल तक नहीं मिला। फिर भी वो उससे कोई शिकायत नहीं कर रही, उल्टा उसकी वजह से इतनी मेहनत कर रही है। उसे लगता है कि उसने शुएर को अपने साथ इस मुश्किल जिंदगी में फंसा दिया। वो फिर भी खाने से मना करता है। शुएर नाराज होकर कहती है कि इतना अच्छा दलिया भी उसे पसंद नहीं आ रहा तो वो खुद ही खा लेगी। वो कटोरा उठाकर सारा दलिया खा जाती है और बाहर खाने की कोई चीज़ ढूंढने निकलने से पहले तियानलिन से कहती है कि अगर उसे भूख लगे तो उसे ज़रूर बताए। बाहर पूरे इलाके में अकाल पड़ा हुआ है। गांव के आसपास उगने वाली जंगली सब्जियां भी औरतें बहुत पहले खोद कर ले जा चुकी हैं। शुएर सोचती है कि ऐसी हालत में उसे खाने के लिए आखिर क्या मिलेगा। रास्ते में कुछ गांव की औरतें उसे देखकर पीछे हटने लगती हैं। वे आपस में कहती हैं कि शाओ परिवार का घर पिछली रात बिजली गिरने से बचा है और ये सब शुएर के शादी करके वहां पहुंचने के तुरंत बाद हुआ। उनके हिसाब से ये इस बात का सबूत है कि शुएर सच में मनहूस है। वे उससे दूर रहने का फैसला करती हैं ताकि उसकी बदकिस्मती उन्हें न लग जाए। शुएर उनकी बातें सुनती है, लेकिन कोई जवाब दिए बिना वहां से आगे बढ़ जाती है। थककर सोने के बाद शुएर को फिर एक सपना दिखाई देता है। सपने में वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां ढेर सारे मशरूम उगे हुए हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है, क्योंकि इतने मशरूम मिल गए तो उसकी सास और तियानलिन को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। नींद खुलने पर शुएर समझ जाती है कि ये साधारण सपना नहीं था। उसके पुराने सपने भी किसी न किसी होने वाली बात का संकेत देते थे, इसलिए उसे पूरा विश्वास है कि सपने में दिखाई देने वाली जगह सचमुच मौजूद है। सुबह होने वाली है, इसलिए वो बिना समय गंवाए उस जगह को ढूंढने निकल पड़ती है। पहाड़ों में काफी दूर जाने के बाद शुएर रास्ता भटक जाती है। चलते चलते वो सोचती है कि शायद तियानलिन भी उसे बोझ समझता होगा। उसे ये डर भी लगता है कि अगर वो घर वापस न पहुंची तो क्या तियानलिन उसे खोजने आएगा।
फिर भी वो अपने सपने पर भरोसा रखती है। तभी उसके सामने एक खरगोश आता है। शुएर सोचती है कि वो पहले ही रास्ता भटक चुकी है, इसलिए खरगोश के पीछे चलने में कोई नुकसान नहीं है। शायद वही उसे बाहर निकलने या सही जगह तक पहुंचने का रास्ता दिखा दे। शुएर काफी देर तक खरगोश के पीछे चलती है। आखिर वो सचमुच उसी जगह पहुंच जाती है जो उसने सपने में देखी थी। वहाँ खाने की चीजें और मशरूम देखकर वो भगवान को धन्यवाद देती है। उधर घर में त्यानलिन और उसकी माँ को पता चलता है कि शुएर कहीं दिखाई नहीं दे रही। शाओमा घबराकर सोचती है कि कहीं वो त्यानलिन की गंभीर बीमारी देखकर चुपचाप भाग तो नहीं गई। घर के बड़े और दूसरे बेटे बाहर गए हुए हैं। दोनों बहुएं अपने मायके से अनाज उधार लेने गई हैं और घर के खेतों को देखने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए शाओमा तुरंत किसी को शुएर की तलाश में नहीं भेज सकती। वो मानती है कि शुएर के अपने पैर हैं और अगर उसने सच में भागने का फैसला कर लिया तो उसे जबरदस्ती रोकना संभव नहीं होगा। पहाड़ पर सामान इकट्ठा करने के बाद शुएर को फिर वही खरगोश दिखाई देता है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि ये खरगोश ही उसे अंदर तक लेकर आया था। वो उसके पीछे चलती है क्योंकि उसे उम्मीद है कि वही बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगा। खरगोश के पीछे पीछे चलते हुए शुएर सही रास्ते तक पहुंच जाती है। सुरक्षित बाहर निकलने के बाद वो पलटकर उस खरगोश को धन्यवाद देती है। घर पहुंचते ही श्याओमा गुस्से में शुएर को डांटने लगती है। वो पूछती है कि अपने गंभीर रूप से बीमार पति को अकेला छोड़कर वो कहाँ चली गई थी। उसे शक था कि शुएर मौका देखकर भाग गई है। शुएर समझाती है कि वो भागी नहीं थी बल्कि घर के लिए खाना ढूंढने गई थी। शाओमा कहती है कि इतने बड़े अकाल में पक्षियों तक को खाना नहीं मिल रहा तो शुएर कहाँ से खाना ले आई। जवाब में शुएर उसे मीठे आड़ू दिखाती है। शाओमा हैरान होती है क्योंकि आसपास कहीं आड़ू का पेड़ नहीं है। उसे डर है कि कहीं ये फल जहरीले तो नहीं। शुएर कहती है कि वो खुद इन्हें खा चुकी है और ये बहुत मीठे हैं। शाओमा मजाक में पूछती है कि कहीं शुएर पहले उस पर जहर आजमाना तो नहीं चाहती। शुएर साफ करती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर वो बताती है कि उसे पहाड़ पर आड़ुओं के साथ बहुत सारे मशरूम भी मिले हैं। शाओमा को यकीन नहीं होता कि इतने बड़े सूखे और अकाल के बीच पहाड़ पर ताजे मशरूम कैसे उग सकते हैं। शुएर के लाए फल और मशरूम देखकर शाओमा पहली बार गंभीरता से उसके बारे में सोचने लगती है। गांव के लोग उसे मनहूस कहते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है वो सामान्य नहीं है। पहले शुएर ने त्यानलिन को होश में लाने में मदद की, फिर जमीन से सिक्कों का मटका मिला और अब अकाल में इतना खाना मिल गया। वो मन ही मन सोचती है कि शायद शुएर में सचमुच कुछ खास है, लेकिन तुरंत कोई फैसला करने के बजाय वो कुछ समय तक उसे ध्यान से देखने का मन बनाती है। इसके बाद वो शहर जाकर तांबे के सिक्कों की कीमत पता करने की बात करती है। अगर त्यानलिन को सच में जहर दिया गया है तो उसे जल्द से जल्द काउंटी हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। शुएर कहती है कि अभी बाजार खुलने में कुछ दिन हैं, इसलिए बाजार लगने पर वो भी अपनी सास के साथ जाएगी। शाओमा उससे आड़ू अपने पास रखने के लिए कहती है, लेकिन शुएर चाहती है कि वो भी उसे चख कर देखे। अब दोनों के बीच पहले वाली कठोर दूरी थोड़ी कम होने लगती है। शुएर चूल्हे पर मशरूम पकाने की तैयारी करती है। वो अपनी सास से पूछती है कि अगर अभी बर्तन इस्तेमाल नहीं हो रहे तो क्या वो उनमें त्यानलिन के लिए मशरूम बना सकती है। वो बताती है कि त्यानलिन को भूख नहीं लग रही और उसने कल भी कुछ नहीं खाया। ये सुनते ही शाओमा चौंक जाती है। वो पूछती है कि शुएर ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसे याद है कि शुएर ने मक्के का दलिया बनाया था, इसलिए वो शक करती है कि कहीं शुएर ने त्यानलिन का हिस्सा भी खुद तो नहीं खा लिया। शाओमा उसे चेतावनी देती है कि घर के अनाज में त्यानलिन का भी हिस्सा है। अगर शुएर ने उसके बेटे को भूखा रखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। शुएर शांत होकर कहती है कि जिस दिन से उसने इस घर में कदम रखा है उसी दिन से त्यानलिन को अपना पति माना है। वो न उसका खाना रोकेगी और न उसे दोबारा भूखा रहने देगी। कमरे में अकेला पड़ा त्यानलिन सोच रहा होता है कि ऐसी अधूरी और बीमार जिंदगी जीने से मर जाना बेहतर है। अगर वो मर गया तो कम से कम शुएर उससे आज़ाद होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेगी। इसी दौरान शुएर मशरूम लेकर वापस आती है। त्यानलिन हैरान होकर पूछता है कि वो सुबह जाने के बाद इतनी जल्दी कैसे लौट आई। शुएर बताती है कि उसने सारे मशरूम पहले खुद चखकर देखे हैं, उनमें जहर नहीं है, इसलिए वो बिना चिंता के खा सकता है। त्यानलिन खुद उठने की कोशिश करता है, लेकिन शुएर उसे रोक देती है और अपने हाथों से खिलाने लगती है। त्यानलिन कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और शुएर को उसके साथ नहीं रहना चाहिए, मगर शुएर जवाब देती है कि वो लोहे जैसे हौसले वाला आदमी है। शरीर खाना खाए बिना नहीं चल सकता, इसलिए उसे भूखे रहकर खुद को खत्म नहीं करना चाहिए। शुएर समझ चुकी है कि त्यानलिन जीना नहीं चाहता। वो उसे साफ बताती है कि अगर वो मर गया तो गांव वाले उसके मनहूस होने की बात को सच मान लेंगे। शाओ परिवार उसे घर से निकाल देगा और झो परिवार भी उसे वापस नहीं रखेगा।
आखिर वो झो परिवार को रास्ते में मिली हुई बच्ची है, उनकी अपनी बेटी नहीं। वो तियानलिन को याद दिलाती है कि डॉक्टर वांग के अनुसार उसे कोई बीमारी नहीं बल्कि जहर दिया गया है। कुछ दिन पहले उसका काला खून निकलने के बाद उसे होश आया था। बिजली गिरने वाली रात उन्हें सिक्कों का मटका भी मिला। वे सिक्के शहर में अच्छे पैसों में बिक सकते हैं और उसी रकम से उसका इलाज होगा। शुएर की बातें सुनकर तियानलिन के अंदर फिर जीने की इच्छा पैदा होती है। वो आखिर खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। ज्यादा खा लेने के बाद शुएर उसे आराम करने के लिए कहती है और समझाती है कि लंबे समय से बीमार इंसान को एक साथ बहुत ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में खाना चाहिए। वो बाद में उसे फिर खिलाने का वादा करती है। तियानलिन के खाना खाने और उठकर बैठने की खबर सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। परिवार बंटने के बाद रसोई में केवल एक बर्तन बचा है, इसलिए वो गोदाम में रखा मिट्टी का पुराना बर्तन ढूंढकर शुएर को देती है। अब शुएर को खाना बनाने के लिए अपनी दोनों जेठानियों से रसोई के बर्तनों पर झगड़ना नहीं पड़ेगा। इसके बाद श्याओमा तियानलिन के पास बैठकर कहती है कि उसे शुएर को लेकर थोड़ी बेचैनी होती है। तियानलिन पूछता है कि क्या शुएर ने उसे नाराज किया है। उसकी माँ इनकार करते हुए कहती है कि उसे बस उस लड़की में कुछ अजीब लगता है। तियानलिन अपनी माँ को ज्यादा न सोचने के लिए कहता है। शुएर की जिंदगी पहले ही बहुत मुश्किल रही है और अब वो उसकी पत्नी है, इसलिए वो चाहता है कि इस घर में उसकी माँ शुएर का ध्यान रखे। शाओमा जवाब देती है कि उनका परिवार बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन एहसान का बदला देना जानता है। अगर शुएर सच्चे दिल से तियानलिन के साथ रहेगी तो वो भी उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार करेगी। कुछ समय बाद डॉक्टर वांग तियानलिन की हालत देखने आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उसने खाना खाया और अब आराम कर रहा है, लेकिन तभी तियानलिन खुद उठकर बैठ जाता है। डॉक्टर वांग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि सिर्फ एट्रोपिन के इंजेक्शन से उसकी हालत में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। श्याओमा उन्हें बताती है कि अगर शुएर तियानलिन का काला खून नहीं निकालती तो किसी को उसके जहर की बात पता ही नहीं चलती। वो ये भी सोच रही है कि पूरे परिवार में सिर्फ तियानलिन को ही जहर कैसे मिला। डॉक्टर वांग कहते हैं कि इस सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है, वरना भविष्य में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए तियानलिन को बड़े हॉस्पिटल ले जाकर पूरी जांच करवानी चाहिए। जाते जाते डॉक्टर की नज़र शुएर के लाए मशरूम पर पड़ती है। वो पूछते हैं कि उसे ये गनोडर्मा यानी रीशी कहाँ से मिला। शुएर तब समझती है कि जिसे वो साधारण मशरूम समझकर पका रही थी वो असल में कीमती औषधि है। डॉक्टर वांग बताते हैं कि इतनी अच्छी रीशी शहर की दवा की दुकान पर कम से कम 30 युआन में बिक सकती है। ये शरीर को मजबूत करने के साथ जहर का असर कम करने में भी मदद करती है। अब सभी समझते हैं कि तियानलिन की हालत सुधरने में इन मशरूमों का भी हाथ हो सकता है। डॉक्टर वांग शुएर से एक रीशी मांगते हैं ताकि वो अपने घर के एक बीमार सदस्य को दे सकें। शुएर उन्हें ज्यादा लेने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक पौधा लेते हैं। वो सलाह देते हैं कि बाकी को बाजार में बेचकर पैसे कमाए जाएं, मगर श्याओमा कहती है कि अगर ये तियानलिन के लिए फायदेमंद है तो वो इसे नहीं बेचेगी। उसके बेटे की सेहत किसी भी रकम से ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर वांग श्याओमा से कहते हैं कि उसे बहुत अच्छी बहू मिली है। उसे बाहर के लोगों की बातों में आकर शुएर को मनहूस नहीं समझना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। रात में शुएर और तियानलिन एक ही बिस्तर पर होते हैं, लेकिन शुएर उससे काफ़ी दूर लेटी होती है। तियानलिन उसे पास आने के लिए कहता है। शुएर झिझकती है तो वो समझाता है कि वो कोई बाघ नहीं है जो उसे खा जाएगा। मौसम गर्म होने लगा है, लेकिन रात में अभी भी ठंडी हवा चलती है। तियानलिन नहीं चाहता कि शुएर दूर लेटकर बीमार पड़ जाए। उसकी बात सुनकर शुएर धीरे से उसके पास आ जाती है और दोनों साथ सो जाते हैं। सुबह घर की दोनों बहुओं की नज़र धूप में सुखाए जा रहे ढेर सारे मशरूमों पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि श्याओ माँ ने इतने समय से अच्छी चीज़ें छिपा कर रखी थी और उनके सामने गरीबी का बहाना करती रही। दूसरी बहू सीधे उस पर अपने छोटे बेटे के परिवार का पक्ष लेने का आरोप लगाती है। श्यामा गुस्से में कहती है कि ये सारे मशरूम शुएर पहाड़ से चुनकर लाई है, लेकिन दोनों बहुओं को यकीन नहीं होता। उनका कहना है कि पूरे इलाके में अकाल पड़ा है और उन्होंने कई बार पहाड़ छान मारा, फिर भी एक मशरूम तक नहीं मिला। उन्हें लगता है कि ये मशरूम पुराने समय से तहखाने में छिपा कर रखे गए थे और उनके मायके जाते ही बाहर निकाले गए हैं। शुएर उन्हें ताज़े मशरूम दिखाकर समझाती है कि अगर इन्हें तहखाने में बिना सुखाए रखा जाता तो कुछ ही दिनों में सड़ जाते। इतने लंबे समय तक ताज़ा रहना संभव नहीं है। इसके बाद भी वो अपनी जेठानियों से बहस नहीं करती। शुएर अपनी सास से कहती है कि वो जानती है कि तियानलिन की बीमारी से पूरे परिवार पर बोझ पड़ा।
मगर अगर बड़े या दूसरे भाई में से कोई बीमार होता तो माँ उसे बचाने के लिए भी घर की सारी जमा पूंजी लगा देती। इसलिए सिर्फ तियानलिन को बचाने की कोशिश करना पक्षपात नहीं है। शाओ माँ दोनों बहुओं को डांट कर खेत में काम करने भेज देती है। और ये बाजार वाले दिन तांबे के सिक्के बदलने और इलाज के पैसे जुटाने के लिए शहर जाने की तैयारी करती है। उसी रात शुएर को बेहद डरावना सपना आता है। सपने में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर रहा होता है और उसकी सांस उसी रास्ते पर खतरे में फंस जाती है। शुएर नींद में चीखते हुए उसे वहां न जाने के लिए कहती है। तियानलिन उसे संभाल कर भरोसा दिलाता है कि वो उसके पास है और कुछ नहीं होगा। सुबह शुएर की आंख खुलती है तो वो खुद को तियानलिन की बाहों में पाती है। वो घबराकर माफी मांगती है, लेकिन तियानलिन कहता है कि वे पति पत्नी हैं। अपनी पत्नी को बाहों में लेकर सोने पर माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है। वो मजाक में पूछता है कि कहीं शुएर उसे पसंद नहीं करती। शुएर तुरंत कहती है कि तियानलिन उसका पति है और वो उसे नापसंद कैसे कर सकती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। शाओ माँ सिक्के लेकर शहर जाने के लिए तैयार होती है। वो कहती है कि तियानलिन की बीमारी को और टालना ठीक नहीं होगा। शुएर उसे रोककर कहती है कि अगर वो नहीं जा सकती तो शुएर खुद शहर चली जाएगी, लेकिन उसकी सास उसे घर में रहकर तियानलिन की देखभाल करने को कहती है। शुएर बार बार उससे मुख्य सड़क से जाने और पहाड़ी रास्ता न लेने की विनती करती है। शाओ माँ कहती है कि वो रास्ता सालों से इस्तेमाल हो रहा है और उससे शहर जल्दी पहुंचा जा सकता है। तब शुएर अपना सपना बता देती है। उसने पहाड़ी रास्ते पर जमीन धंसते और पहाड़ गिरते देखा था। उसे ये बुरा संकेत लग रहा है। वो अपनी सास से कहती है कि शाओ परिवार उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए इस बार उसकी बात मान ली जाए। आखिर शाओ माँ मुख्य सड़क से जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके जाने के बाद भी शुएर बेचैन रहती है। तियानलिन उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक सपना था और उसकी माँ के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। काफी समय बीत जाता है, लेकिन शाओ माँ शहर से वापस नहीं आती। शुएर की बेचैनी लगातार बढ़ती रहती है। देर बाद शाओ माँ घायल हालत में घर लौटती है। शुएर उसे देखते ही पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। शाओ माँ अपनी चोट की चिंता छोड़कर शुएर की तारीफ करने लगती है। वो बताती है कि जेड ड्रैगन माउंटेन का एक हिस्सा सचमुच गिर गया। जिस पहाड़ी रास्ते से वो जाने वाली थी वहाँ आंटी वांग मलबे के नीचे दब गईं। कि अच्छा हुआ उसने उसकी चेतावनी मान ली और मुख्य सड़क से गई। अगर वो पहाड़ी रास्ते से जाती तो शायद जिंदा वापस नहीं लौटती। शुएर भी राहत महसूस करती है कि इस बार उसके सपने ने उसकी सास की जान बचा ली। इसके बाद शाओ माँ तांबे के सिक्कों की बात बताती है। आजकल कोई उन पुराने सिक्कों को आसानी से खरीदना नहीं चाहता, फिर भी उसे उनके बदले 20 युआन मिल गए। उसे पता नहीं कि ये सही कीमत है या नहीं, लेकिन कम से कम तियानलिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ पैसे तो मिल गए हैं। शुएर कहती है कि अगर इलाज के लिए 20 युआन कम पड़े तो वो अपने मशरूम बेचकर बाकी रकम जुटा लेगी। शाओ माँ उसे पैसे सुरक्षित रखने के लिए देती है और फैसला करती है कि अगले दिन वे तियानलिन को काउंटी हॉस्पिटल ले जाएंगे। अगले दिन शुएर तियानलिन को भरोसा दिलाती है कि अब वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी घर के दूसरे हिस्से से ग्वाग्यो का नाम लेकर घबराने की आवाजें आने लगती हैं। दूसरे भाई की बेटी ग्वाग्यो को अचानक बहुत तेज बुखार हो गया है। परिवार ने डॉक्टर वांग को बुलाने के लिए किसी को भेजा है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे। दूसरी भाभी रोते हुए कहती है कि उसकी बेटी हमेशा स्वस्थ रही है और पहले कभी बीमार नहीं हुई। शुएर के वहां आते ही उसकी हालत बिगड़ी, इसलिए ये जरूर उसी मनहूस लड़की का असर है। वो शुएर पर पहले झो परिवार और अब शाओ परिवार को बर्बाद करने का आरोप लगाती है। शुएर उससे बहस नहीं करती। वो कहती है कि बच्ची को बचाना सबसे जरूरी है। शाओ माँ दूसरी बहू को डांटते हुए कहती है कि बच्चों को सर्दी और बुखार होना कोई असामान्य बात नहीं है। अचानक इतना तेज बुखार हुआ है तो शायद माँ के रूप में उसी से कोई लापरवाही हुई होगी। हर बात का दोष शुएर पर डालना ठीक नहीं है। डॉक्टर वांग पहुंचकर गोगो की जांच करते हैं। उसकी हालत देखकर वो कहते हैं कि इसका इलाज उनके बस में नहीं है। बच्ची को तुरंत किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना बहुत देर हो सकती है। लेकिन दूसरी भाभी के पास इलाज के पैसे नहीं हैं। वो डॉक्टर वांग के पीछे पड़कर उनसे ही बच्ची को बचाने की विनती करती रहती है। तभी उसकी नजर शाओ माँ के पास रखे 20 युआन पर पड़ती है। वो समझ जाती है कि परिवार के पास पैसे होते हुए भी उससे छिपाए गए थे। वो अपनी सास पर पक्षपात का आरोप लगाती है। उसके मुताबिक शाओ माँ ने ये पैसे अपने तीसरे बेटे तियानलिन के इलाज के लिए बचा कर रखे, जबकि गोगो की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं समझी। शाओ माँ गुस्से में स्पष्ट करती है कि वे 20 युआन उसके नहीं हैं। शुएर ने जमीन से तांबे के सिक्के खोजे थे और उन्हीं को बेचकर ये रकम मिली है, इसलिए पैसे कहाँ खर्च होंगे इसका फैसला भी शुएर ही करेगी। दूसरी भाभी फिर भी चिल्लाती रहती है।
उसके पास आकर कहती है कि ये पैसे तियानलिन के इलाज के लिए रखे गए थे, लेकिन इस समय गोगो की हालत ज्यादा गंभीर है, इसलिए पहले बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए। हालांकि शुएर ये भी साफ कर देती है कि वो ये पैसे मुफ्त में नहीं दे रही, वो और तियानलिन दूसरी भाभी को रकम उधार दे रहे हैं। गोगो के ठीक होते ही उसके माता पिता को पैसे लौटाने का रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि तियानलिन का इलाज भी ज्यादा समय तक नहीं टाला जा सकता। पैसे मिलते ही परिवार गोगो को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। गोगो के जाने के बाद श्यामा तियानलिन के कमरे में आती है। वो अपने बेटे को बताती है कि शुएर के साथ सिक्के बेचकर मिले 20 युआन उसके इलाज के लिए रखे गए थे, लेकिन गोगो को अचानक तेज बुखार आने के कारण सारे पैसे उसकी हॉस्पिटल फीस में देने पड़े, इसलिए तियानलिन का इलाज कुछ समय के लिए टालना पड़ेगा। तियानलिन अपनी माँ को परेशान न होने के लिए कहता है। पिछले कुछ दिनों में उसकी हालत काफी बेहतर हुई है। उसे लगता है कि अब शायद हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी माँ ये बात मानने को तैयार नहीं। डॉक्टर वांग ने साफ कहा था कि बीमारी को जड़ से समझने के लिए बड़ी जांच जरूरी है। वो राहत की बात बस ये मानती है कि शुएर की किस्मत अच्छी है और वो पहाड़ से इतने मशरूम खोज लाई। हो सकता है उन्हें बेचकर फिर इलाज के पैसे मिल जाएं। तियानलिन नहीं चाहता कि उसके कारण शुएर पर इतना दबाव पड़े। वो कहता है कि उसकी जिंदगी को प्रकृति पर छोड़ दिया जाए। शुएर अभी बहुत छोटी है और उसे लगातार परिवार के लिए पैसे जुटाने की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए। शुएर उसे भरोसा दिलाती है कि वो यह कर सकती है। तियानलिन के ठीक होने के बाद ही वे दोनों मिलकर अच्छी जिंदगी बना पाएंगे। वो यह भी कहती है कि दूसरी भाभी को दिए पैसे उधार हैं, अगर भविष्य में उन्हें जरूरत पड़ी तो उसे भी उनकी मदद करनी होगी। श्यामा शुएर के अच्छे दिल की तारीफ करती है। शुएर बताती है कि कुछ दिनों बाद बाजार लगेगा। उस दिन वो मशरूम शहर ले जाकर बेचेगी और उसे पूरा विश्वास है कि अच्छी रकम मिल जाएगी। उसी पैसे से तियानलिन का इलाज फिर शुरू होगा। बाजार लगने पर शुएर अपने सुखाए हुए मशरूम लेकर शहर के एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। अंदर काम करने वाली औरत उसे ग्राहक समझकर पहले टिकट खरीदने और फिर खाना लेने के लिए कहती है। शुएर बताती है कि वो खाना खाने नहीं बल्कि ये पूछने आई है कि रेस्टोरेंट में मशरूम खरीदे जाते हैं या नहीं। वो औरत उसे परचेसिंग एजेंट के पास जाने को कहकर वहाँ से भगाने लगती है। शुएर उससे रेस्टोरेंट के जिम्मेदार व्यक्ति को बुलाने की विनती करती है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैनेजर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे शुएर जैसी गांव की लड़की जब चाहे मिल सके। शुएर को इसी बातचीत से पता चलता है कि जिम्मेदार व्यक्ति को मैनेजर कहा जाता है। वो बिना झिझके जोर से मैनेजर को आवाज देकर बाहर बुला लेती है। शोर सुनकर मैनेजर बाहर आता है और पूछता है कि मामला क्या है। कर्मचारी उसे बताती है कि गांव से आई ये लड़की मशरूम बेचना चाहती है, जबकि इस मौसम में मशरूम मिलना संभव ही नहीं है, इसलिए जरूर कोई धोखा होगा। शुएर कहती है कि उसके साथ बहस करने के बजाय सामान देखकर फैसला किया जाए। वो मैनेजर को बताती है कि ये जेड ड्रैगन माउंटेन के जंगली मशरूम हैं। इन्हें काफी समय तक रखा जा सकता है और इनमें जहर नहीं है। मैनेजर को फिर भी भरोसा नहीं होता, इसलिए शुएर एक प्रपोजल देती है। वो एक हिस्सा बिना पैसे लिए यहाँ छोड़ देगी। रेस्टोरेंट के लोग पहले इसे बनाकर खाएं। अगर सामान अच्छा लगा तो कुछ दिनों बाद उसके दोबारा आने पर कीमत की बात कर सकते हैं। मैनेजर एक जिन मशरूम तौलकर ट्रायल के लिए रखने को तैयार हो जाता है। वो पहले ही साफ कर देता है कि अगर सामान पसंद नहीं आया तो वो इस एक जिन का भी पैसा नहीं देगा। शुएर बिना हिचक उसकी शर्त मान लेती है। तौलने के बाद वो पूरे वजन से थोड़ा ज्यादा मशरूम देकर मैनेजर को धन्यवाद कहती है और चली जाती है। पहले रेस्टोरेंट से निकलने के बाद शुएर दूसरे रेस्टोरेंट्स और कंपनी कैंटीन्स में भी अपने मशरूम के सैंपल्स देने का प्लान बनाती है। वो आज लाए सारे मशरूम मुफ्त बांट देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके स्वाद और क्वालिटी का पता चले। घर लौटने पर श्याओ माँ सबसे पहले पूछती है कि मशरूम कितने में बिके। शुएर बताती है कि आज एक भी पैसा नहीं मिला क्योंकि उसने सारे मशरूम सैंपल्स के रूप में दे दिए। ये सुनते ही उसकी सांस घबरा जाती है। वो पूछती है कि कोई इंसान इस तरह बिजनेस कैसे कर सकता है जहाँ सारा सामान मुफ्त बांट दिया जाए। शुएर समझाती है कि बिना थोड़ा रिस्क लिए बड़ा फायदा नहीं मिलता। शहर के लोग उनके मशरूम की क्वालिटी जानते ही नहीं हैं। जब तक वे खुद बनाकर नहीं खाएंगे तब तक पैसे देकर क्यों खरीदेंगे। उसे पूरा भरोसा है कि 2 दिन बाद वो दोबारा शहर जाएगी तो बहुत सारे मशरूम बिकेंगे। श्यामा उसकी कॉन्फिडेंस देखकर भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होती। वो कहती है कि अगली बार वो भी शुएर के साथ शहर जाएगी। शायद एक बड़ी उम्र का व्यक्ति साथ रहा तो सामान कुछ पैसों में बेचने में मदद मिलेगी। शुएर मान जाती है क्योंकि अब तियानलिन की हालत पहले से बेहतर है
और उसे पूरे दिन किसी की निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। 2 दिन बाद शुएर और उसकी सास फिर मशरूम लेकर उसी रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं। वहां की कर्मचारी उन्हें देखते ही कहती है कि मैनेजर अंदर उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। शुएर पूछती है कि क्या मैनेजर उसके मशरूम खरीदने के लिए तैयार हो गया है। कर्मचारी जवाब देती है कि वो सिर्फ तैयार ही नहीं बल्कि बहुत खुश भी है। मैनेजर बताता है कि उनके मुख्य शेफ ने मशरूम बनाकर देखे और वे सचमुच बहुत अच्छे निकले। उसने शुएर के लिए खरीदने का प्रोसेस भी पूरा करवा लिया है। शुरुआत में वो 10 जिन मशरूम लेना चाहता है और एक जिन के बदले एक छोटी सी कीमत देने की बात करता है। शुएर तुरंत उसका हिसाब गलत बताती है। वो कहती है कि पहले रेस्टोरेंट ताज़े मशरूम इस भाव पर खरीदता था, लेकिन ये सूखे मशरूम हैं। 5 जिन ताज़े मशरूम सुखाने पर मुश्किल से एक जिन सूखा सामान बनता है, इसलिए वो प्रति जिन 40 सेंट से कम नहीं लेगी। अगर मैनेजर को कीमत ज़्यादा लगती है तो वो अपना सामान लेकर चली जाएगी। मैनेजर कहता है कि सबसे अच्छा सूअर का मांस भी लगभग 60 सेंट प्रति जिन मिलता है। ऐसे में मशरूम के लिए 40 सेंट बहुत ज़्यादा हैं। वो ये भी याद दिलाता है कि इतना सामान वापस पहाड़ तक ले जाना शुएर के लिए मुश्किल होगा। शुएर जवाब देती है कि मांस खरीदने के लिए मीट कूपन्स भी चाहिए होते हैं, जबकि उसके मशरूम के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं है। कई दूसरे रेस्टोरेंट्स और कंपनी कैंटीन्स उसके सामान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो केवल मैनेजर को अच्छा आदमी समझकर पहली खेप उसके पास लाई है। मैनेजर उसकी बिजनेस समझ देखकर प्रभावित हो जाता है। आखिर वो 10 जिन मशरूम 40 सेंट प्रति जिन के भाव से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो चेतावनी देता है कि अगर शुएर ने किसी और को अलग कीमत पर सामान बेचा तो अगली बार वो खरीदारी नहीं करेगा। शुएर वादा करती है कि वो सबके लिए एक ही प्राइस रखेगी। हालांकि अगर कोई खुद ज्यादा रकम देने को तैयार हो तो वो उसे रोक भी नहीं सकती। सौदा पूरा होने के बाद मैनेजर शुएर को 4 युआन और 40 सेंट देता है। पहली कमाई हाथ में आते ही श्याओ माँ को विश्वास होने लगता है कि शुएर सचमुच बिजनेस कर सकती है। शुएर और उसकी सास शहर के अलग अलग बायर्स को बाकी मशरूम भी बेच देती हैं। सारे मशरूम बिकने के बाद उनके पास कुल 35 युआन आ जाते हैं। शाओमा इतनी बड़ी रकम देखकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि उनका पूरा परिवार साल भर प्रोडक्शन टीम में मेहनत करे, तब भी हिसाब के समय 35 युआन मिलना तय नहीं होता। शुएर अपनी सास से कहती है कि ये तो बस शुरुआत है और भविष्य में उनका जीवन इससे भी बेहतर होगा। लेकिन इतनी खुशी के बीच शाओमा अचानक उदास हो जाती है। वो याद करती है कि तियानलिन की शादी कराने के लिए उसे अपनी माँ की दी हुई आखिरी सोने की चूड़ी गिरवी रखनी पड़ी थी। वो कहती है कि अगर उसकी माँ आज जिंदा होती और शुएर जैसी केपेबल बहू को देखती तो बहुत खुश होती। शुएर उसकी बात सुनकर कुछ कहना चाहती है, तभी बाजार में उसकी नजर एक शहर की औरत पर पड़ती है। ये वही औरत है जिसे उसने अपने सपने में मेयर को माँ कहते हुए देखा था। शुएर को याद है कि झो परिवार का शहर में कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि क्या ये सिर्फ उसी औरत जैसी दिखने वाली कोई दूसरी महिला है। सास के पूछने पर शुएर बात टाल देती है और उसे घर चलकर सामान तैयार करने को कहती है, क्योंकि अगले दिन तियानलिन को हॉस्पिटल ले जाना है। अगले दिन शुएर, उसकी सास और तियानलिन काउंटी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तियानलिन बहुत कमजोर है और ठीक से चल नहीं पा रहा। शुएर उसे अपनी पीठ पर उठाने के लिए बैठ जाती है। तियानलिन कहता है कि शुएर खुद बहुत पतली है और उसका वजन नहीं उठा पाएगी। वो धीरे धीरे पैदल चलने की कोशिश करेगा। श्याओ माँ भी कहती है कि अगर शुएर नहीं उठा सकती तो वो अपने बेटे को पीठ पर ले जाएगी, लेकिन शुएर किसी की बात नहीं मानती। वो कहती है कि तियानलिन उसका पति है, इसलिए उसे उठाकर अंदर ले जाना उसका अधिकार और जिम्मेदारी है। वो पूरी ताकत लगाकर तियानलिन को अपनी पीठ पर उठाती है और हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगती है। हॉस्पिटल के रास्ते में उनकी मुलाकात दूसरे भाई और उसकी पत्नी से होती है। वे गोगो को घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्याओ माँ अपनी पोती से पूछती है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। दूसरी भाभी बताती है कि गोगो ठीक हो गई है और डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी है। शुएर को तियानलिन का वजन उठाने में कठिनाई हो रही होती है। तियानलिन उससे कहता है कि वो खुद को मजबूर न करे। उसे बुरा लगता है कि एक पति होकर भी वो अपनी पत्नी पर बोझ बना हुआ है। वो वादा करता है कि ठीक होने के बाद शुएर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगा और हमेशा उसकी रक्षा करेगा। दूसरा भाई आगे बढ़कर तियानलिन को अपनी पीठ पर उठा लेता है। शुएर दूसरी भाभी का धन्यवाद करती है, लेकिन वो कहती है कि तियानलिन को उसके पति ने उठाया है, उसने नहीं। तब शुएर अपने दूसरे भाई और भाभी दोनों को धन्यवाद देती है। दूसरी भाभी पहले जैसी दुश्मनी नहीं दिखाती और परिवार मिलकर तियानलिन को जांच के लिए अंदर ले जाता है। हॉस्पिटल में तियानलिन की सारी जांचें पूरी होने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि तियानलिन के शरीर में लंबे समय से जहर जा रहा था। इसका असर उसकी सांस लेने की क्षमता और किडनीज तक पहुंच चुका है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में रखकर धीरे धीरे ट्रीटमेंट देना होगा। डॉक्टर परिवार से कहते हैं कि वे घर लौटकर तियानलिन के आसपास रखी
की हर चीज ध्यान से देखें। ऐसा जहर अपने आप शरीर में नहीं आता, उसके पास कोई ऐसी संदिग्ध चीज जरूर रही होगी जिससे लगातार जहर फैल रहा था। शुएर को तुरंत मेयर का दिया रंग बिरंगा पत्थर याद आता है, लेकिन वो उसे पहले ही फेंक चुकी है। वो सोचती है कि अब जब पत्थर त्यानलिन से दूर है तो शायद उसका असर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल का खर्च चलाने के लिए त्यानलिन शुएर से कहता है कि उसकी माँ उसके साथ रुक सकती है। शुएर मशरूम बेचने में सबसे ज्यादा केपेबल है, इसलिए उसे काम पर ध्यान देना चाहिए। शुएर मान जाती है और कहती है कि जब भी वो शहर मशरूम बेचने आएगी त्यानलिन से मिलने जरूर आएगी। त्यानलिन के हॉस्पिटल में रहने के दौरान शाओ परिवार का बड़ा भाई एक खबर लेकर आता है। वो शुएर को बताता है कि झो गांव से उसके लिए संदेश आया है। उसका बड़ा भाई 2 दिन बाद शादी कर रहा है और परिवार जानना चाहता है कि शुएर शादी की दावत में आएगी या नहीं। वो खबर पहुंचाने के लिए बड़े भाई का धन्यवाद करती है और शादी में जाने का फैसला करती है। 2 दिन बाद झो परिवार के घर शादी की रस्म शुरू होती है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे और आसमान धरती के सामने झुक रहे होते हैं। तभी वहाँ मौजूद लोगों की नजर शहर से आई फैशनेबल लड़की पर पड़ती है। उसके बालों का स्टाइल और कपड़े देखकर सब उसकी तुलना मूवी स्टार से करने लगते हैं। वो लड़की झो मेयर है, जो अपने शहर वाले नए परिवार के साथ शादी में आई है। गांव के लोग झो परिवार के शहर में इतने सम्मानित रिश्ते देखकर प्रभावित होते हैं। उसी समय शुएर भी वहां पहुंचती है। मेयर उसे देखते ही पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई है। शुएर शांत होकर जवाब देती है कि आज उसके बड़े भाई की शादी है, इसलिए छोटी बहन के रूप में उसका आना स्वाभाविक है। मेयर शुएर की फूलों वाली पोशाक पहचान लेती है और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बेहद पुराने फैशन की बताती है। शुएर जवाब देती है कि ये पोशाक पहले मेयर के लिए बनाई गई थी। अगर ये इतनी घटिया है तो इससे मेयर की ही पसंद और हैसियत का पता चलता है। इसके बाद मेयर शुएर के हाथ में रखा पुराना पानी का बर्तन देखकर उसे गरीब कहती है। शुएर बताती है कि उसके बड़े भाई का पेट कमजोर है और ठंडा पानी पीने से दर्द होता है, इसलिए वो उसके लिए गर्म पानी लाई है। मेयर फिर भी कहती है कि जिसके पास पैसे नहीं होते वही ऐसी सफाई देता है। वहाँ खड़े कुछ लोग शुएर का पक्ष लेते हैं। वे मेयर को याद दिलाते हैं कि शुएर की गरीबी का कारण वही है। शुएर उसकी जगह बीमार त्यानलिन से शादी करने गई, जबकि मेयर शहर में आराम की जिंदगी जी रही है। ऐसे में उसे कम से कम अपनी बहन का एहसान मानना चाहिए। मेयर उल्टा अपनी दादी के पास जाकर शिकायत करती है कि शुएर आते ही उसे परेशान करने लगी, लेकिन दादी कहती है कि शुएर के लिए खुद को मेयर से बचा लेना ही बड़ी बात है। बचपन से मेयर ही उसे परेशान करती आई है। शुएर अपनी दादी से मिलकर बहुत खुश होती है। दादी उसे गले लगाकर कहती है कि उन्हें हर समय उसकी चिंता लगी रहती है। उधर मेयर गांव की मिट्टी से अपने जूते गंदे होने पर नाराज होती है और कहती है कि वो अपनी शहर वाली माँ से नए जूते खरीदवा लेगी। शुएर मेयर की गॉडमदर को ध्यान से देखती है और पहचान जाती है कि ये वही औरत है जिसे उसने कुछ दिन पहले पॉन शॉप के बाहर देखा था। उसे अजीब लगता है कि मेयर अपनी असली माँ को पहचानने तक से इनकार कर रही है और केवल शहर वाले माता पिता को अपना परिवार मान रही है। मेयर अपनी दादी के सामने शहर की जिंदगी का दिखावा करती रहती है। वो कहती है कि गांव के लोगों को पता ही नहीं कि शहर में जीवन कितना शानदार है। उसके नए माता पिता अपनी इच्छा से उस पर पैसे खर्च करते हैं क्योंकि वो जन्म से ही लकी स्टार है। झो परिवार भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वे कहते हैं कि मेयर सुंदर है, अच्छे परिवार में पहुंची है और शुरू से ही साधारण लोगों से अलग थी। फिर वे शुएर की जिंदगी का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनके मुताबिक शुएर जिस आदमी से शादी करके गई है वो मरने वाला है और उसे कम उम्र में विधवा बनकर रहना पड़ेगा। मेयर कहती है कि त्यानलिन की हालत इतनी खराब थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकता और पानी पीने के लिए भी किसी की मदद चाहिए, इसलिए शुएर की पूरी जिंदगी उसकी सेवा करते हुए निकल जाएगी। वो दिखावे के लिए कहती है कि उसे अपनी बहन पर बहुत दया आती है। शुएर उससे पूछती है कि क्या वो जानना नहीं चाहती कि त्यानलिन अब कैसा है, लेकिन मेयर कहती है कि त्यानलिन अब शुएर का आदमी है और उसका उससे कोई संबंध नहीं। शुएर उसकी बात स्वीकार करते हुए कहती है कि वो बेकार ही पूछ रही थी। इसके बाद शादी की रस्म पूरी होती है और दूल्हा दुल्हन को कमरे में भेज दिया जाता है, मगर शुएर समझ चुकी है कि मेयर को न त्यानलिन की चिंता है और न उस परिवार की जिससे उसने अपनी जान बचाने के लिए शुएर को बांध दिया था। रस्म खत्म होते ही मेयर भूख लगने की शिकायत करती है और खाना जल्दी लगवाने को कहती है। वो अपनी दादी के साथ मुख्य मेज पर बैठने जाती है। शुएर भी उनके पास होती है, लेकिन झो माँ उसे पीछे जाकर काम करने का आदेश देती है। दादी रोकते हुए कहती हैं कि आज शुएर मेहमान बनकर आई है, इसलिए उससे काम नहीं करवाया जाएगा। वो शुएर को उसकी नई भाभी से मिलवाना चाहती हैं, मगर झो माँ कहती है कि शुएर की किस्मत खराब है और उसे नए जोड़े के कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वो किसी से शुएर को थोड़ा खाना देने और फिर घर भेजने के लिए कहती है। शुएर अपनी दादी से निवेदन करती है कि वो बड़े भाई और भाभी को बता दे कि शुएर उनसे मिलने आई थी। वो उनके लिए लाई चीजें भी उन्हें दे दें और कहें कि उसकी चिंता न करें। शुएर दादी को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है और दोबारा मिलने का वादा करती है।
दादी को दुख होता है कि शुएर दर्जनों किलोमीटर पहाड़ी रास्ता चल कर आई, लेकिन उसे गर्म सूप तक नहीं मिला। वो उसे बिना खाए नहीं जाने देना चाहती, मगर शुएर कहती है कि इस घर में रहते हुए उसे कभी परिवार की मेज पर बैठकर खाने की जगह नहीं मिली। पहले उसका कोई अपना घर नहीं था, लेकिन अब उसके पास तियानलिन और शाओ परिवार के रूप में अपना घर है। यही उसके लिए काफी है। कुछ समय बाद तियानलिन का इलाज पूरा हो जाता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। शुएर उसे स्वस्थ खड़ा देखकर अपने सपने वाले सफल आदमी से उसकी तुलना करती है। उसे विश्वास है कि एक दिन तियानलिन सचमुच बहुत बड़ा नाम कमाएगा। तियानलिन को घर ले जाने के लिए हैंड कार्ट लाई जाती है। वो मजाक में पूछता है कि वे किसी गंभीर मरीज को ले जा रहे हैं क्या, जो उसे इस गाड़ी में बैठाया जा रहा है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे देखकर सोचें कि उसकी हालत अभी भी खराब है। शुएर उसे कार्ट में बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। तियानलिन दोनों के पति पत्नी होने की बात कहकर उसके करीब आने में शर्म न करने को कहता है। श्याओ माँ उनकी बातें सुनकर उन्हें घर पहुंचने तक इंतजार करने को कहती है। वो बताती है कि कार्ट असल में मशरूम ढोने के लिए लाई गई है। शहर में मशरूमों की डिमांड बढ़ गई है और शुएर अकेले इतना वजन नहीं उठा सकती। तियानलिन कहता है कि वो घर का आदमी है और सारी जिम्मेदारी शुएर पर नहीं छोड़ सकता। वो अगले दिन पहाड़ जाकर जंगली खरगोश पकड़ना चाहता है। शुएर उसे रोकते हुए कहती है कि उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। उसने एक कंपनी कैंटीन से मशरूमों के बदले चावल और आटा लेने का अग्रीमेंट कर लिया है। इसके लिए फूड कूपन्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सही बाजार भाव मिलेगा। तियानलिन उसकी मेहनत देखकर कहता है कि शुएर ने बहुत तकलीफ उठाई है। घर लौटने के बाद शुएर नई रसोई बनाने की बात करती है। परिवार अलग होने के बाद भी पूरे घर में सिर्फ एक किचन है, इसलिए खाना बनाना मुश्किल होता है। लेकिन श्याओ माँ फिलहाल इस प्लान को रोकने के लिए कहती है। वो बताती है कि बड़े और दूसरे बेटे के परिवार का अनाज लगभग खत्म हो चुका है। गोग्यो और डुओडो अभी छोटी हैं और उन्हें ठीक से खाना चाहिए। सच तो ये भी है कि तियानलिन की बीमारी के कारण पूरे परिवार की जमा पूंजी खत्म हुई थी। अब जब शुएर के पास कुछ पैसे आए हैं तो श्याओ माँ चाहती है कि वो दोनों भाइयों के परिवारों की भी मदद करे। शुएर कहती है कि अगर माँ चाहती है कि पूरा परिवार फिर साथ खाना खाए तो वो मना नहीं करेगी, लेकिन पैसे सोच समझकर खर्च करने होंगे। मशरूमों की अगली खेप बिकने के बाद वे धीरे धीरे सबके खाने की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। श्याओ माँ खुशी से उसे समझदार बच्ची कहती है। वो बताती है कि शुएर को घर में आए 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन तियानलिन ठीक हो गया और परिवार को दोबारा उम्मीद मिल गई। इसलिए शुएर मनहूस नहीं, बल्कि इस घर की लकी स्टार है। वो हंसते हुए अगले साल तक एक स्वस्थ पोते की उम्मीद भी जताती है। तियानलिन को स्वस्थ देखकर गांव के लोग भी हैरान होते हैं। एक पुराना परिचित पहले तो उसे पहचान ही नहीं पाता। वो कहता है कि कुछ समय पहले तियानलिन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, लेकिन अब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। गांव वाले उसे अपनी माँ का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। उनके मुताबिक उसकी माँ ने उसका घर बसाने और जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। कुछ लोग अभी भी तियानलिन के बचने को उसकी किस्मत कहते हैं, लेकिन दूसरे लोग शुएर की तरफ ध्यान देते हैं। वे याद करते हैं कि लोगों को लगा था श्याओ परिवार ने मनहूस लड़की से शादी करके अपना घर बर्बाद कर लिया। सभी ने अनुमान लगाया था कि कुछ महीनों में तियानलिन मर जाएगा और परिवार भूखा हो जाएगा, मगर अब तियानलिन ठीक है और उनके घर में चावल तथा सफेद आटा तक आ रहा है। गांव वाले मानने लगते हैं कि शुएर जिंक्स नहीं बल्कि लकी स्टार है। वो दोनों को अगले दिन अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, ताकि उन्हें भरोसा हो जाए कि शुएर और उसकी सास झूठ नहीं बोल रही थी। साथ ही वो चेतावनी देती है कि वापस आते समय सावधान रहना होगा। अगर गांव के बाकी लोगों को जगह का पता चला तो बेकार की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। परिवार अनाज और सामान अंदर रखकर भविष्य की तैयारी करने लगता है। इसी बीच घर के बाहर तियानलिन की नजर एक अनजान युवक पर पड़ती है। वो पूछता है कि वो छिपकर वहाँ क्या कर रहा है। युवक अपना परिचय शुएर के तीसरे भाई झोउ सांजू के रूप में देता है। तियानलिन उसे अंदर बैठकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन सांजू वहीं अपनी बात शुरू कर देता है। वो कहता है कि तियानलिन की सगाई पहले मेयर से हुई थी। शुएर सिर्फ उसे सौभाग्य देने के लिए उसकी जगह शादी करके आई थी। अब तियानलिन ठीक हो चुका है, इसलिए शुएर का इस घर में रहना सही नहीं है। तियानलिन जवाब देता है कि शुएर शादी करके उसकी पत्नी बनी है और पत्नी का अपने घर में रहना गलत नहीं हो सकता। सांजू कहता है कि तियानलिन शुएर से प्यार नहीं करता। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और उसे बस देखभाल करने वाली एक औरत चाहिए थी। तियानलिन उससे पूछता है कि वो उसके मन की बात कैसे जान सकता है। वो साफ कहता है कि वो शुएर से प्यार करता है। सांजू भी स्वीकार करता है कि वो बचपन से शुएर के बड़ा होने का इंतजार कर रहा था और उससे शादी करना चाहता है। उसके अनुसार वो शुएर को ज्यादा खुशी दे सकता है। तियानलिन उससे पूछता है कि पढ़ाई कर रहे एक युवक के रूप में वो अभी शुएर को क्या दे सकता है। क्या उसे धान लगाना या अनाज साफ करना आता है? वो खुद अपना खर्च नहीं चला सकता तो शुएर को खुश कैसे रखेगा?
फिर भी तियानलिन सांजू से कहता है कि वो अपने भविष्य पर ध्यान दे। अगर कभी शुएर उसके साथ दुखी हुई तो वो उसे जाने से नहीं रोकेगा। सांजू उसकी बात याद रखने और भविष्य में पीछे न हटने की चेतावनी देकर चला जाता है। उसके जाने के बाद तियानलिन पहली बार खुद को अपने दोनों बड़े भाइयों से कम केपेबल समझने लगता है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं शुएर सचमुच उसके साथ रहकर खुश न रह पाए। रात में शुएर देखती है कि तियानलिन ने ठीक से खाना नहीं खाया। वो उसके लिए गर्म शकरकंद लेकर आती है और पूछती है कि वो इतना उदास क्यों है। तियानलिन पहले बात छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन शुएर उसे खुलकर बोलने के लिए कहती है। तियानलिन बताता है कि आज उसका तीसरा भाई आया था। सांजू को लगता है कि तियानलिन शुएर को खुशी नहीं दे सकता। शुएर कहती है कि उसका तीसरा भाई बहुत सीधा है और बिना सोचे बोल देता है, इसलिए तियानलिन को उसकी बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन तियानलिन मानता है कि पिछले कुछ दिनों में शुएर ने बहुत कठिनाई उठाई है। वो फैसला करता है कि अगले दिन से अपने बड़े भाइयों के साथ प्रोडक्शन टीम में काम करके वर्क पॉइंट्स कमाएगा। शुएर उसका हिसाब समझाते हुए कहती है कि मजबूत होने के बावजूद उसके बड़े भाई दिन भर में 10 वर्क पॉइंट्स कमाकर बहुत कम पैसा पाते हैं। तियानलिन अभी पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुआ, इसलिए वो उससे भी कम कमा पाएगा। इस रास्ते से उनकी सिचुएशन नहीं बदलेगी। शुएर को अपने सपने का वो सफल तियानलिन याद है, लेकिन वो नहीं जानती कि वो उस मुकाम तक कैसे पहुंचेगा। उसे पता है कि तियानलिन स्कूल का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, इसलिए वो पूछती है कि उसने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई क्यों नहीं की। तियानलिन बताता है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोबारा शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ और गांव के गरीब लड़के के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचना बहुत कठिन है। शुएर कहती है कि यूनिवर्सिटी न सही, कोई जूनियर कॉलेज भी अच्छा रास्ता हो सकता है। वो उसे अगले साल एंट्रेंस एग्जाम देने और अभी से तैयारी शुरू करने के लिए कहती है। तियानलिन मना करता है, क्योंकि एक पति होने के नाते वो घर की सारी जिम्मेदारी शुएर पर नहीं छोड़ना चाहता। उसे ये भी डर है कि अगले दिन जब शुएर दोनों भाभियों को मशरूम वाली जगह ले जाएगी तो जल्द ही पूरा गांव इसका पता लगा लेगा और उनकी कमाई बंद हो जाएगी। शुएर कहती है कि रास्ता बंद होगा तो कोई दूसरा रास्ता निकलेगा। फिलहाल तियानलिन को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और बाकी प्रॉब्लम वो संभाल लेगी। आखिर तियानलिन उसकी बात मान लेता है। श्याओ माँ घर लौटकर गुओगुओ और डुओडुओ के लिए सफेद स्टीम्ड बंस लाती है। बच्चे खुश होकर पूछते हैं कि इन्हें किसने खरीदा। वो बताती है कि ये सब तीसरी बहू शुएर ने अपने पैसों से लिए हैं। शुएर कहती है कि सिर्फ बंस से सबका पेट नहीं भरेगा, इसलिए साथ में चावल भी पकाया जाए। बड़ी और दूसरी भाभी हैरान होती हैं, क्योंकि घर में शकरकंद के अलावा कुछ नहीं था। श्यामा उन्हें बताती है कि शुएर ने मशरूम बेचकर जो पैसे कमाए, उनमें से तियानलिन के इलाज का खर्च निकालने के बाद बाकी रकम अनाज पर लगा दी। वो कहती है कि उसने तियानलिन और शुएर से बात कर ली है। परिवार पूरी तरह अलग नहीं रहेगा और सब फिर साथ खाना खाएंगे। दोनों भाभियां अपने पुराने व्यवहार को याद करके शर्मिंदा होती हैं। वे शुएर से कहती हैं कि उन्होंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी वो अपनी कमाई से उनके बच्चों के लिए खाना लाई। शुएर जवाब देती है कि परिवार का एकजुट और खुश रहना ही असली संपत्ति है। सब मिलकर मेहनत करेंगे तभी जीवन बेहतर होगा। दूसरी भाभी अपनी सास से भी उस दिन लगाए गए पक्षपात के आरोप के लिए माफी मांगती है। हालांकि दोनों भाभियों के मन में अभी भी मशरूमों को लेकर सवाल है। वे बताती हैं कि उन्होंने कई दिनों तक पूरा पहाड़ खोजा, लेकिन एक भी मशरूम नहीं मिला। शुएर मानती है कि अकाल में इतने मशरूम मिलना सचमुच उसकी किस्मत थी। अगले दिन शुएर अपनी दोनों भाभियों के साथ मशरूम लेकर लौट रही होती है। तभी लियू चुनहुआ उन्हें रोककर चोर कहने लगती है। वो चिल्लाती है कि दिन दहाड़े प्रोडक्शन टीम का अनाज चुराया जा रहा है। शुएर की भाभियां उसे चुनौती देती हैं कि उसने किस आंख से उन्हें अनाज चुराते देखा। अगर वो अपनी बात साबित नहीं कर सकी तो वे उसका मुंह तोड़ देंगी। लेकिन चुनहुआ गाँव वालों को इकट्ठा करके दावा करती है कि उसने कलेक्टिव प्रॉपर्टी चुराने वालों को रंगे हाथ पकड़ लिया है। वो टीम डायरेक्टर से इसके बदले अपने वर्क पॉइंट्स बढ़ाने तक की मांग करती है। शुएर और उसकी भाभियां किसी चोरी से इनकार करती हैं और अपना सामान सबके सामने खोल देती हैं। बोरी के अंदर अनाज नहीं बल्कि ढेर सारे मशरूम निकलते हैं। गांव वाले हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अकाल में उन्हें इतने मशरूम कहां से मिले। अब लोगों को समझ आता है कि शुएर बार बार प्रोडक्शन टीम की गाड़ी लेकर शहर क्यों जाती थी और तियानलिन का बड़े हॉस्पिटल में इलाज कैसे हुआ। मशरूम बेचकर ही श्याओ परिवार के पास पैसे आ रहे थे। चुनहुआ अपनी गलती को साधारण मिसअंडरस्टैंडिंग बताकर वहां से निकलना चाहती है, मगर अब मशरूमों का राज पूरे गांव के सामने खुल चुका है। गांव के लोग शुएर को घर जाने देने के बजाय उसकी कमाई में अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। उनका कहना है कि अगर उसे पहाड़ पर मशरूम की जगह पता थी तो उसे पूरे गांव को बताना चाहिए था। सिर्फ अपने परिवार के लिए पैसे कमाना सही नहीं है। शुएर कहती है कि वो खाली समय में जंगली सब्जियां और मशरूम चुनने गई थी। उसने कोई कलेक्टिव काम नहीं रोका।
लेकिन चुन्हुआ दावा करती है कि पहाड़ सबका है, इसलिए वहाँ उगने वाले मशरूम भी कलेक्टिव प्रॉपर्टी हैं। उसके हिसाब से शुएर ने मशरूम बेचकर जो पैसे कमाए वे अपने पास नहीं रख सकती। कुछ लोग खुलकर कहते हैं कि अगर शुएर पैसे सौंप दे तो वे उसकी गलती भूल सकते हैं। तभी श्याओमा वहाँ पहुँचती है। उसने सुना था कि कोई उसकी बहू से नाराज है, इसलिए वो सामने खड़े होकर पूछती है कि किसे शुएर से प्रॉब्लम है। लियू चुन्हुआ श्याओमा से कहती है कि वो समझदार औरत है, इसलिए अपनी बहू की गलती स्वीकार करे। लेकिन श्याओमा पलटकर पूछती है कि शुएर के पहाड़ से मशरूम चुनने से चुन्हुआ का अनाज खाया गया या उसके पुरखों की कब्र खोदी गई। चुन्हुआ फिर कलेक्टिव प्रॉपर्टी वाली बात दोहराती है। जवाब में श्याओमा खेत से मिला एक जंगली खरगोश दिखाती है। वो पूछती है कि अगर कलेक्टिव जमीन पर मिलने वाली हर चीज गांव की है तो क्या ये खरगोश भी जमा करना पड़ेगा। गांव वाले तुरंत कहते हैं कि लोग हमेशा खेतों से खरगोश पकड़ते रहे हैं और किसी ने कभी उन्हें जमा नहीं कराया। श्याओमा इसी बात से उनका तर्क गलत साबित कर देती है। वो गर्व से कहती है कि उनके घर में अब लकी स्टार आई है, इसलिए कभी मशरूम मिलते हैं और कभी खरगोश। उनकी अच्छी किस्मत देखकर ही इतने लोगों की आंखें जलन से लाल हो रही हैं। शुएर भी चुन्हुआ से पूछती है कि क्या प्रोडक्शन टीम ने किसी को पहाड़ से मशरूम जमा करने की ऑफिशियल ड्यूटी दी थी। अगर अकाउंट बुक में ऐसा कोई काम दर्ज है तो वो अपनी सारी कमाई सौंपने के लिए तैयार है, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ उसके परिवार को निशाना नहीं बनाया जा सकता। गांव वालों को डर लगता है कि ज्यादा जांच हुई तो उनके खुद के कई काम सामने आ सकते हैं। वे तुरंत अपनी बात बदलकर कहते हैं कि उनका मकसद पैसे छीनना नहीं था, वे सिर्फ शुएर के साथ जाकर कुछ मशरूम चुनकर थोड़ी कमाई करना चाहते हैं। सभी दोष लियू चुन्हुआ पर डाल देते हैं। माहौल शांत होने पर गांव की औरतें शुएर के पास आकर उसकी तारीफ करने लगती हैं। वे कहती हैं कि इतने लंबे सूखे में जेड ड्रैगन विलेज के किसी व्यक्ति को मशरूम नहीं मिले, लेकिन शुएर ने आते ही पूरी जगह खोज ली। श्याओ परिवार ने उसे बहू बनाकर सचमुच बहुत बड़ी किस्मत पाई है। अब वही लोग जो पहले उसे मनहूस कहते थे उसे लकी स्टार कहने लगते हैं। शुएर किसी से झगड़ा नहीं करती। वो कहती है कि अगर सभी मशरूम चुनना चाहते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन सुबह वो पूरे गांव को उस जगह ले जाएगी। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और अपने अपने घर तैयारी करने चले जाते हैं। रास्ते में वे शुएर के बारे में बातें करते हैं। उसके श्याओ परिवार में आते ही त्यानलिन ठीक हो गया। घर में अनाज आने लगा और अब पूरा गांव अकाल के बीच कमाई कर सकता है, इसलिए उनके हिसाब से असली लकी स्टार शुएर ही है। शुएर उदास होकर घर लौटती है। त्यानलिन उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि आंटी चुन्हुआ ने गांव के प्रवेश पर उन्हें रोककर बहुत बड़ा हंगामा किया। अब मशरूम वाली जगह का राज पूरे गांव को पता चल गया है और अगले दिन उसे सभी को वहां ले जाना पड़ेगा। शुएर को लगता है कि इसके बाद उनके परिवार की मशरूम वाली कमाई खत्म हो जाएगी। उसकी भाभी भी माफी मांगती है क्योंकि उसकी लापरवाही से बात बाहर निकली, लेकिन त्यानलिन कहता है कि शायद ये होना ही ठीक था। अब कोई भी मशरूमों को कलेक्टिव प्रॉपर्टी बताकर उनके परिवार को परेशान नहीं कर सकेगा। एक कमाई का रास्ता बंद हुआ है तो वे मिलकर दूसरा रास्ता खोज लेंगे। उस शाम त्यानलिन शुएर को बैठाकर अपने हाथ से बनाया खाना चखने को देता है। वो बताता है कि उसका शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, इसलिए वो बाहर जाकर शुएर की मदद नहीं कर सकता। कम से कम घर में खाना बनाकर और सफाई करके उसका इंतजार तो कर सकता है। वो चाहता था कि दिन भर काम करने के बाद शुएर घर आए तो उसे गरम मक्के का दलिया मिले, मगर शुएर के चुप रहने पर त्यानलिन घबरा जाता है। वो पूछता है कि क्या खाना देखने में या स्वाद में खराब है। स्कूल के समय उसकी माँ उसे किचन में नहीं जाने देती थी और बाद में बीमारी के कारण भी उसने कभी ठीक से खाना बनाना नहीं सीखा। शुएर तुरंत कहती है कि खाना खराब नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। वह त्यानलिन की तारीफ करते हुए कहती है कि उसमें इस काम की भी प्रतिभा है। दोनों एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि उनका घर और जीवन लगातार बेहतर होगा। त्यानलिन कहता है कि शुएर ने अब तक सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और बाकी प्रॉब्लम्स का सलूशन वे दोनों मिलकर निकालेंगे। इसी शांति के बीच झोमा अचानक वहाँ पहुँच जाती है। वो आते ही शुएर को डांटती है कि मशरूम बेचकर कमाए पैसे अपने मायके क्यों नहीं पहुँचाए। श्याओमा उसकी बात सुनकर भड़क जाती है। वो कहती है कि शुएर अब श्याओ परिवार की बहू है और उसकी कमाई पर झो परिवार का कोई अधिकार नहीं है। झोमा दावा करती है कि उसने शुएर को बचपन से पाला, उसके कपड़े बदले और उसे खाना खिलाया। अब जब शुएर पैसे कमाने लगी है तो उसे पालने का कर्ज चुकाना चाहिए। श्याओमा उसे याद दिलाती है कि शुएर इस घर में कैसे आई थी। झो परिवार ने अपनी सगी बेटी को बचाने और शादी के पैसे रखने के लिए शुएर को धोखे से भेजा था। झोमा कहती है कि शुएर के इस घर में आने से ही श्याओ परिवार की किस्मत बदली है, इसलिए उन्हें उल्टा ज्यादा ब्राइड प्राइज देना चाहिए था। वो धमकी देती है कि जब तक शुएर उसे पैसे
पैसे नहीं देगी वो घर से नहीं जाएगी। श्याओ माँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अंधे लियू ने झो परिवार में लकी स्टार आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन झो परिवार ने अपनी किस्मत खुद श्याओ परिवार को सौंप दी और अपनी सगी बेटी को शहर भेज दिया। अगर मेयर सच में इतनी लकी होती तो उसके जाने के बाद झो परिवार की हालत बेहतर होनी चाहिए थी। झो माँ गुस्से में पूछती है कि क्या वो मेयर को जिंक्स कह रही है। श्याओ माँ जवाब देती है कि ये शब्द उसने खुद बोला है। झो माँ फिर मेयर की शहर वाली जिंदगी का दिखावा करती है। वो कहती है कि अमीर गॉड पेरेंट्स मेयर को सोने चांदी से सजा कर रखते हैं, इसलिए लकी स्टार वही है। तियानलिन इस बहस को रोकते हुए झो माँ के सामने 5 युआन रख देता है। वो कहता है कि शुएर को पालने के नाम पर बस इतना ही मिलेगा। झो माँ इस रकम को भिखारी वाली भीख बताकर ज्यादा पैसे मांगती है। तियानलिन उसे याद दिलाता है कि शुएर को गोद लेने के बाद उसने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, ये वो खुद जानती है। 5 युआन भी केवल उस थोड़े से पालन पोषण के कर्ज के कारण दिए जा रहे हैं। अगर वो भविष्य में शुएर से सम्मान या मदद चाहती है तो उसे अब उसका शोषण बंद करना होगा। श्याओ माँ भी कहती है कि झो माँ तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक शुएर की हड्डियों तक से फायदा न निकाल ले। वो उसे तुरंत घर से चले जाने की चेतावनी देती है। झो माँ के जाने के बाद शुएर तियानलिन की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करती है। वो उसे साफ कहती है कि अब वो खुद उसकी निगरानी करेगी और उसे आलस करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तियानलिन मुस्कुराकर कहता है कि शुएर जैसी सुपरवाइजर के रहते वो आलस कर भी नहीं सकता। तियानलिन को अकेले पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो शुएर को भी अपने साथ सीखने के लिए कहता है। शुएर हंसकर बताती है कि उसने सिर्फ 3री कक्षा तक पढ़ाई की थी, उसके बाद झो माँ ने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया। तियानलिन की किताबें उसके लिए किसी अनजान भाषा जैसी हैं। तियानलिन कहता है कि वो उसे पढ़ाएगा। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुका होने के कारण वो शुएर का टीचर बनने के लिए काफ़ी है। शुएर खुश होकर सीखने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों किताब के पहले हिस्से से पढ़ना शुरू करते हैं। तियानलिन उसे शब्द और पंक्तियां पढ़कर सुनाता है। शुएर केवल एक बार सुनकर वही बातें दोहरा देती है। तियानलिन उसकी तेज याददाश्त देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि शुएर को झो परिवार ने पढ़ने का मौका न देकर उसकी प्रतिभा बर्बाद कर दी। अगर वो किसी अच्छे परिवार में पैदा होती तो बहुत बड़ी जीनियस बन सकती थी। शुएर उसे खुद को गरीब और उसके योग्य न समझने से रोकती है। वो पढ़ाई जारी रखने को कहती है और दोनों अगली कविता सीखने लगते हैं। अगली सुबह शुएर देर से उठती है। वो अपनी सास से कहती है कि पिछली रात सोने में देर हो गई थी, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। श्याओ माँ मुस्कुराकर कहती है कि जवान पति पत्नी का थोड़ा देर तक सोना कोई बड़ी बात नहीं है। शुएर सफाई देने की कोशिश करती है कि दोनों रात में सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे, मगर श्याओ माँ शरारती अंदाज में कहती है कि वो सब समझती है। उसकी बातें सुनकर शुएर शर्मिंदा हो जाती है। उधर शहर में ये छिंगचियू और चू श्याओथियान मेयर को लेकर परेशान है। वे कहते हैं कि मेयर के घर आने के बाद से परिवार में एक दिन भी शांति नहीं रही। ये छिंगचियू की तबीयत भी लगातार खराब हो रही है, लेकिन मेयर को उसकी कोई चिंता नहीं है। दोनों अपनी खोई हुई बेटी को याद करते हैं। ये छिंगचियू बताती है कि बच्ची के जन्म के समय उसकी हालत बहुत कमज़ोर थी। पहाड़ भारी बर्फ से बंद थे और उसके शरीर में बच्ची को पिलाने के लिए दूध तक नहीं था। मजबूरी में उन्होंने उसे वहीं एक परिवार के पास छोड़ दिया, क्योंकि साथ ले जाते तो शायद वो जीवित नहीं बचती। वे मानते हैं कि 18 साल दूर रहने के बाद उनकी बेटी का उनसे लगाव न होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम वो अपने पालने वाले माता पिता को याद करेगी। मेयर इसके बिल्कुल उलट व्यवहार कर रही है। उसे झो परिवार की कोई परवाह नहीं और वो दिन भर शराब पीने, नाचने तथा रात भर बाहर रहने में लगी रहती है। चू श्याओथियान को लगता है कि मेयर स्वभाव से ही ठंडी, स्वार्थी और लालची है। ये छिंगचियू उसे बेटी के लिए इतने कठोर शब्द बोलने से रोकती है, मगर चू श्याओथियान उसी रात उसे ढूंढकर समझाने और घर वापस लाने का फैसला करता है। ये छिंगचियू अपने खराब स्वास्थ्य के कारण साथ नहीं जा सकती। वो पति से कहती है कि लड़की की इज्जत का ध्यान रखते हुए उसे सबके सामने न डांटे और घर लाकर आराम से बात करे। चू श्याओथियान बाहर निकल जाता है। अकेली रह गई ये छिंगचियू अपनी असली बेटी को याद करते हुए कहती है कि उन्होंने उस पर 18 साल का प्यार उधार कर रखा है। चाहे जितना समय लगे, उन्हें यह कर्ज धीरे धीरे चुकाना होगा। जाडे ड्रैगन रिवर के पास पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है। नदी का पानी जमने और पीछे हटने के बाद बहुत सारी मछलियां दिखाई देने लगी हैं। गांव वाले पानी में उतरकर मछलियां पकड़ रहे हैं और हर तरफ किसी न किसी के हाथ मछली लग रही है। शुएर की सास भी खुश होकर बताती है कि नदी में मछलियां निकलने की खबर सुनते ही पूरा गांव उन्हें पकड़ने आ गया। लेकिन शुएर को ये जगह देखकर अपना एक पुराना सपना याद आता है। उसने इसी नदी में मछलियों के अलावा लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा भी देखा था। वो तियानलिन से पूछती है कि क्या उसे उस सपने के बारे में याद है।
तियानलिन समझ जाता है कि शुएर नदी में दबे लकड़ी के टुकड़े की बात कर रही है। शुएर का अनुमान है कि पानी कम होने के बाद वो चीज नदी के निचले हिस्से में दिखाई दे सकती है। तियानलिन उसे ठंडे पानी में उतरने से रोकता है और खुद मछली पकड़ने की बात करता है, मगर शुएर का ध्यान मछलियों से ज्यादा अपने सपने वाली लकड़ी पर है। दोनों फैसला करते हैं कि लोगों की नजर बचाकर नदी के नीचे वाले हिस्से में जाकर उसे ढूंढेंगे। कुछ दूर जाने पर शुएर को पानी के किनारे वही लकड़ी दिखाई देती है जो उसने सपने में देखी थी। वो तुरंत तियानलिन को बुलाकर उसके पास ले जाती है। तियानलिन लकड़ी का रंग और बनावट ध्यान से जांचता है। वो बताता है कि जब उसने शान दादा के साथ बढ़ई का काम सीखा था तब कई प्रकार की लकड़ियां देखी थीं, लेकिन उसने ऐसी लकड़ी कभी नहीं देखी। देखने से इतना जरूर पता चलता है कि इसे साधारण ईंधन की तरह जलाना बहुत बड़ी बर्बादी होगी। शुएर पूछती है कि क्या ये पैसे के लायक हो सकती है। तियानलिन बिना किसी जानकार की राय के पक्का जवाब नहीं देता। वो कुछ हिस्सा काटकर शहर ले जाने का सुझाव देता है। अगर वहाँ किसी ने इसकी पहचान कर ली तो बाकी लकड़ी के बारे में फैसला किया जा सकता है। दोनों मछलियाँ पकड़ना छोड़कर लकड़ी निकालने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये सच में कीमती निकली तो इसकी कीमत कई साल तक खाने के लिए पर्याप्त हो सकती है। तियानलिन और शुएर लकड़ी का एक हिस्सा लेकर शहर के एक डीलर के पास पहुँचते हैं। लकड़ी देखते ही डीलर पूछता है कि उन्हें ये कहाँ मिली। तियानलिन पहले उसकी पहचान और कीमत जानना चाहता है। डीलर बताता है कि ये गोल्डन नानमू एबनी है और बेहद दुर्लभ खजाना मानी जाती है। हजारों साल तक नदी या मिट्टी में दबे रहने के बाद साधारण लकड़ी एबनी में बदलती है। अगर उनके पास इसका पूरा तना मौजूद है तो उसकी कीमत तय करना भी मुश्किल होगा। वो 1000 युआन तक में बिक सकता है। लेकिन वे जो टुकड़ा लाए हैं उस पर काटने के कई निशान हैं। इससे उसकी कीमत कम हो गई है। डीलर 500 युआन देने की पेशकश करता है। शुएर तुरंत सौदा स्वीकार नहीं करती। वो 800 युआन से कम लेने से इनकार कर देती है। अगर डीलर तैयार नहीं है तो वे इसे प्रोविंशियल कैपिटल ले जाएंगे, जहां पहचान रखने वाले और भी बायर्स मिल सकते हैं। डीलर उसकी बिजनेस समझ देखकर हैरान होता है। इतनी कम उम्र के बावजूद शुएर आसानी से दबाव में नहीं आती। आखिर वो 800 युआन में लकड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तियानलिन सबसे पहले उसके लिए सुंदर कपड़े खरीदना चाहता है। वो कहता है कि शुएर की फूलों वाली पोशाक पहनते पहनते हल्की और लगभग सफेद हो चुकी है। अब वो अपनी पत्नी के लिए कई नई और सुंदर ड्रेसेस खरीदेगा। शुएर कपड़े लेने से मना नहीं करती, लेकिन पहले अपनी सास की गिरवी रखी सोने की चूड़ी छुड़ाना चाहती है। वो चूड़ी तियानलिन की नानी की आखिरी निशानी है। शुएर ने देखा था कि उसे गिरवी रखने का दुख उसकी सास के मन में अभी भी है। तियानलिन उसकी बात मानकर खुश होता है। वो शुएर का धन्यवाद करता है और दोनों सबसे पहले पॉन शॉप जाकर चूड़ी छुड़ाने का फैसला करते हैं। इसे मिले पैसे तियानलिन शुएर के हाथ में रख देता है। शुएर पूछती है कि वो सारी रकम उसे क्यों दे रहा है। तियानलिन जवाब देता है कि घर के पैसों का हिसाब अब उसकी पत्नी संभालेगी। शुएर मजाक में पूछती है कि क्या अब उसे डर नहीं लगता कि वो पैसे लेकर भाग जाएगी। तियानलिन कहता है कि अगर वो अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करेगा तो किस पर करेगा। जब वो मरने के करीब था और घर में कुछ नहीं था तब भी शुएर उसे छोड़कर नहीं गई। अब थोड़े पैसे मिलने पर उसके भागने का सवाल ही नहीं उठता। शुएर पैसे सुरक्षित रख लेती है। वो गुओगुओ और डुओडुओ के लिए कपड़े बनाने का कपड़ा खरीदना चाहती है, लेकिन तियानलिन साफ कहता है कि सबसे पहले उसकी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े खरीदे जाएंगे। दोनों कपड़ों की दुकान पर पहुंचते हैं। तियानलिन एक सुंदर ड्रेस पसंद करके शुएर से उसे पहनकर देखने के लिए कहता है। शुएर कहती है कि उसके पुराने कपड़े अभी चल सकते हैं, लेकिन तियानलिन उसे वो नई ड्रेस पहनकर देखने के लिए कहता है। नई ड्रेस पहनकर बाहर आने के बाद शुएर झिझकते हुए पूछती है कि वो कैसी लग रही है। तियानलिन उसे देखकर कुछ पल चुप रह जाता है, फिर कहता है कि वो बेहद सुंदर लग रही है। दुकान की महिला भी दोनों को साथ देखकर कहती है कि पति पत्नी की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तियानलिन गर्व से कहता है कि उसकी पत्नी सुंदर है ही। वो उस ड्रेस के साथ एक लाल ड्रेस भी पैक करने को कह देता है। शुएर उसे रोकती है कि इस तरह पैसे खर्च नहीं किए जाते, लेकिन तियानलिन याद दिलाता है कि शादी के बाद से उसके पास एक भी ढंग की पोशाक नहीं थी। वो मानता है कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी करना उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए शुएर को इस बार उसे पति होने का फर्ज निभाने देना होगा। घर लौटकर शुएर और तियानलिन सबसे पहले सोने की चूड़ी अपनी माँ को देते हैं। श्याओ माँ उसे देखते ही पहचान जाती है और पूछती है कि इतनी रकम कहाँ से आई। तियानलिन बताता है कि उन्होंने नदी से निकली लकड़ी बेचकर पैसे कमाए हैं और नदी में ऐसी लकड़ी अभी
अभी भी मौजूद है। श्यामा भावुक होकर कहती है कि लोग शुएर को मनहूस कहते थे, लेकिन उसके आने के बाद घर में लगातार अच्छी चीजें हो रही हैं। उसके हिसाब से शुएर मनहूस नहीं, बल्कि इस परिवार की छोटी लकी स्टार है। वो शुएर को अपनी सगी बेटी जैसा मानने का वादा करती है। शुएर कहती है कि वो उसकी बहू जरूर है, लेकिन बहू भी बेटी हो सकती है। अब वो हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखेगी और उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। बाद में त्यानलिन मजाक में शिकायत करता है कि शुएर के आने के बाद घर में उसकी अपनी पोजीशन खतरे में पड़ गई है। उसकी माँ अब बेटे से ज्यादा बहू को प्यार करती है। शुएर उसे छेड़ते हुए कहती है कि अगर उसे सच में बुरा लग रहा है तो वो माँ से उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कह देगी। त्यानलिन तुरंत मना कर देता है। वो कहता है कि माँ शुएर से प्यार करती है तो उससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए कोई नहीं हो सकती। शुएर ने केवल अपनी सास के लिए चूड़ी नहीं छुड़ाई, वो गोगो, डुओडुओ और बाकी परिवार के लिए भी गिफ्ट्स लाई है। त्यानलिन को वो एक फाउंटेन पेन देती है। वो पेन देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि स्कूल के दिनों से वो ऐसा पेन खरीदना चाहता था। रात में त्यानलिन शुएर से पूछता है कि बची हुई बड़ी रकम का क्या किया जाए। शुएर पहले से अपना नया प्लान बना चुकी है। वो बच्चों के फैशनेबल कपड़े बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू करना चाहती है। उसने शहर में देखा था कि वहाँ के बच्चे अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और उनके माता पिता उन्हें खरीदने में सक्षम हैं। अच्छे डिजाइन के बच्चों के कपड़े कम मिलते हैं, इसलिए उनकी डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। त्यानलिन उसकी बात सुनकर समझ जाता है कि शुएर ने केवल पैसे कमाने का विचार नहीं किया, बल्कि कस्टमर और मार्केट भी पहले ही पहचान लिए हैं। वो उसके प्लान का समर्थन करता है। कुछ समय बाद शुएर और उसकी दूसरी भाभी शहर के बाजार में बच्चों के कपड़ों का स्टॉल लगा लेती हैं। शुएर लोगों को नए स्टाइल, कम कीमत और अच्छी क्वालिटी के कपड़े देखने के लिए बुलाती हैं। वो कहती है कि पसंद न आए तो कोई खरीदने की मजबूरी नहीं है। एक बच्ची को ड्रेस पसंद आ जाती है और उसकी माँ वही खरीदने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ग्राहक अपने बच्चे के साइज के बारे में पूछती है। शुएर बताती है कि डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है कि वो आसानी से बच्चे के शरीर पर फिट हो जाएगा। धीरे धीरे स्टॉल पर भीड़ लग जाती है। कई महिलाएं अपनी बेटियों के लिए ड्रेसेस खरीदती हैं। दूसरी भाभी बिक्री देखकर शुएर की तारीफ करती है। शुएर उससे घर से और कपड़े लाने के लिए कहती है, क्योंकि आज उनकी उम्मीद से ज्यादा सामान बिक सकता है। इसी बाजार में मेयर अपनी शहर वाली माँ ये छिंगचियो के साथ पहुंचती है। शुएर ये छिंगचियो को देखते ही पहचान जाती है। ये वही औरत है जिसे उसने पहले भी देखा था और जो उसे बहुत जानी पहचानी लगती है। ये छिंगचियो शुएर के बनाए बच्चों के कपड़े देखकर उनकी स्टाइल और सिलाई की तारीफ करती है। वो कहती है कि अगर वो खुद छोटी होती तो जरूर एक ड्रेस खरीदती, लेकिन मेयर उन्हें घटिया और गांव के पुराने फैशन वाला बताकर अपनी माँ को वहाँ से ले जाना चाहती है। शुएर मेयर को बहन कहकर बुलाती है। ये छिंगचियो पूछती है कि क्या दोनों एक दूसरे को जानती हैं। मेयर बताती है कि शुएर का नाम झो शुएर है और दोनों एक ही घर में बड़ी हुई हैं। इसके बाद वो झूठ बोलती है कि बचपन में शुएर उसे बहुत परेशान करती थी। दूसरी भाभी तुरंत उसका झूठ पकड़ लेती है। वो कहती है कि बचपन से मेयर ही शुएर को परेशान करती आई है। शादी के समय भी शुएर को उसकी जगह बीमार त्यानलिन के पास भेज दिया गया। अब मेयर उल्टा खुद को पीड़ित बता रही है। मेयर अपनी माँ से कहती है कि गांव के इन लोगों को कुछ समझ नहीं है और उनके साथ बहस करना बेकार है। वो ये छिंगचियो को वहाँ से लेकर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद ये छिंगचियो कहती है कि शुएर बहुत सीधी और अच्छी लड़की लगती है। वो मेयर के अडॉप्टिव फैमिली से जुड़ी है और अब शहर तक आई है, इसलिए उन्हें उसे घर पर खाने के लिए बुलाना चाहिए। ये सुनकर मेयर नई कहानी बना देती है। वो दावा करती है कि शुएर ने उसका पहला प्यार छीन लिया था। ये छिंगचियो को पहली बार पता चलता है कि मेयर का कोई प्रेमी भी था। मेयर बताती है कि उसका नाम श्याओ त्यानलिन है और अब वो शुएर का पति है। उसके मुताबिक वो और त्यानलिन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन शुएर ने उनके रिलेशनशिप के बीच आकर उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। झो परिवार में अकेली और असहाय होने के कारण मेयर उसका विरोध नहीं कर सकी। ये छिंगचियो उसकी बात पर भरोसा कर लेती है। वो मेयर को समझाती है कि दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है। अभी उसे यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ग्रेजुएशन के बाद रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही वो शुएर को घर बुलाने का विचार छोड़ देती है। उधर शुएर अपनी दूसरी भाभी से कहती है कि मेयर की शहर वाली माँ का चेहरा उससे कुछ मिलता जुलता था, लेकिन उसे यह संयोग इतना असंभव लगता है कि वो खुद ही अपनी बात टाल देती है। वो कहती है कि शायद उसे केवल ऐसा महसूस हुआ हो। फिलहाल उसके लिए बिजनेस पर ध्यान देना और ज़्यादा पैसे कमाना ज़रूरी है। दोनों दोबारा कस्टमर्स को कपड़े दिखाने लगती हैं। दूसरी तरफ मेयर मन ही मन परेशान है। शुएर रोज़ इसी बाजार में स्टॉल लगाएगी तो कभी न कभी उसकी असली पहचान ये छिंगचियो और चू शाओथियान के सामने आ सकती है। वो शुएर को एक ऐसा खतरा मानती है जिसे जल्द रास्ते से हटाना ज़रूरी है।
ये छिंचू कुछ सामान लेने दुकान के अंदर जाती है और मेयर बाहर अकेली रह जाती है। तभी उसका एक पुरुष परिचित उसके पास आता है। वो मेयर से शिकायत करता है कि आजकल उसके पास उससे मिलने का समय नहीं है। मेयर कहती है कि अगर वो उसके साथ समय बिताना चाहता है तो पहले उसका एक काम करना होगा। वो व्यक्ति तुरंत तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मेयर एक नहीं 100 या 1000 काम भी कहें तो वो सब करने के लिए तैयार है। कुछ समय बाद शुएर की स्टॉल पर वही व्यक्ति अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। वो पूछता है कि उन्हें यहाँ दुकान लगाने की अनुमति किसने दी और क्या उन्होंने प्रोटेक्शन मनी दिया है। शुएर कहती है कि इसी सड़क पर बहुत सारे लोग सामान बेच रहे हैं, ऐसे में केवल उनके स्टॉल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। वो उनसे पूछती है कि वे किस डिपार्टमेंट से हैं। वे लोग दावा करते हैं कि पूरी सड़क उनके कंट्रोल में है। यहाँ बिजनेस करने के लिए हर किसी को उन्हें पैसा देना होगा। शुएर साफ मना कर देती है। उसका कहना है कि वे अपनी मेहनत और हुनर से पैसे कमा रही हैं, इसलिए किसी गुंडे को हिस्सा देने का सवाल नहीं उठता। शुएर और उसकी भाभी उन्हें रिपोर्ट करने की चेतावनी देती हैं, लेकिन वे हंसकर कहते हैं कि बिना बिजनेस लाइसेंस के स्टॉल लगाने पर उल्टा शुएर को ही हटाया जाएगा। इसके बाद वे कपड़े गिराकर स्टॉल तोड़ने लगते हैं। उसी समय त्यानलिन शुएर के लिए खाना लेकर वहां पहुंचता है। गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं कि इतना कमजोर आदमी अपनी पत्नी की रक्षा कैसे करेगा। त्यानलिन उनके सामने खड़ा हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। वे उस समय वहां से चले जाते हैं, लेकिन धमकी देते हैं कि अगर शुएर ने दोबारा इसी जगह स्टॉल लगाया तो वे हर बार उसे तोड़ देंगे। थोड़ी दूर मौजूद ये छिंचियों को किसी से पता चलता है कि मेयर की अडॉप्टिव फैमिली की बेटी के स्टॉल पर प्रॉब्लम हुई है। वो तुरंत वहां जाकर देखने की बात करती है। मेयर उसे रोकते हुए कहती है कि शुएर ने जरूर कोई कानून तोड़ा होगा, तभी अधिकारियों ने उसका स्टॉल हटाया है। अगर वे वहां गईं और शुएर ने मदद मांगनी शुरू कर दी तो बेकार की मुसीबत होगी। ये छिंचियो कहती है कि शुएर शहर में नई है और किसी को नहीं जानती। वो कम से कम मेयर को बहन कहती है। ऐसे में उसकी परेशानी देखकर अनजान बनना सही नहीं होगा। जब मेयर देखती है कि उसकी माँ फिर भी जाने वाली है तो वो अचानक पेट दर्द का नाटक शुरू कर देती है। वो जोर से कहती है कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। घबराई हुई ये छिंचियो शुएर के पास जाने के बजाय मेयर को हॉस्पिटल ले जाती है। हमले के बाद शुएर और उसकी भाभी जमीन पर पड़े कपड़े इकट्ठा करती हैं। बहुत से कपड़े गंदे और खराब हो चुके हैं। शुएर ने टियांजू फेस्टिवल के लिए अच्छी कमाई की उम्मीद में इतनी मेहनत से ये सारा सामान तैयार किया था, लेकिन गुंडों ने सब बर्बाद कर दिया। त्यानलिन कहता है कि वे लोग जानबूझकर आए थे। शुएर भी उससे सहमत है। मेयर कुछ देर पहले स्टॉल के आसपास घूम रही थी और उसके जाते ही गुंडे पहुंच गए। इससे साफ है कि प्रॉब्लम के पीछे उसी का हाथ है। शुएर की दूसरी भाभी डरती है कि अब उस सड़क पर स्टॉल लगाना सुरक्षित नहीं है। आज उन्होंने सामान तोड़ा है, कल वे किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। शुएर इतनी आसानी से हारने को तैयार नहीं। वो कहती है कि मेयर जितना उसे रोकने की कोशिश करेगी वो उतनी ही मेहनत से आगे बढ़ेगी। ये रास्ता बंद हुआ है तो वे कोई दूसरा रास्ता खोजेंगे। आज हुए नुकसान का हिसाब भी एक दिन जरूर चुकाया जाएगा। घर लौटने पर त्यानलिन शुएर को समझाता है कि जो हो चुका है उसे लेकर खुद को तोड़ने से कोई फायदा नहीं। जब शुएर पहली बार इस घर में आई थी तब वो बिस्तर पर अधमरा पड़ा था और घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उनकी मौजूदा जिंदगी उस समय से बहुत बेहतर है। शुएर दुखी होकर पूछती है कि उसकी किस्मत हर बार थोड़ी सी कम क्यों पड़ जाती है। जब भी उसका काम अच्छा चलने लगता है कोई ना कोई उसका विरोध करने आ जाता है। त्यानलिन समझ जाता है कि वो मेयर की बात कर रही है। शुएर तुरंत पूछती है कि कहीं वो मेयर का बचाव तो नहीं करेगा। उसकी नाराज आवाज सुनकर त्यानलिन उसे छेड़ता है कि शायद वो जल रही है। फिर वो गंभीर होकर कहता है कि मेयर से उसका कोई संबंध नहीं है। शुएर जैसी पत्नी मिलने के बाद वो मेयर की तरफ देखना भी नहीं चाहता। दोनों समझते हैं कि मेयर के पास शहर का परिवार, अच्छे कपड़े और सुविधाएं होने के बाद भी वो शुएर से जलती है, क्योंकि शुएर अपनी मेहनत और समझदारी से लगातार आगे बढ़ रही है। इसके बाद त्यानलिन अपना नया फैसला बताता है। टियांजू फेस्टिवल के बाद वो शान दादा से बढ़ई का काम सीखना चाहता है। वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात बंद करने के लिए कहता है। एक पति के रूप में वो अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता है। श्याओमा भी कहती है कि शुएर इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई। परिवार का पूरा बोझ एक छोटी लड़की पर नहीं डाला जा सकता। शुएर फिलहाल उनकी बात मान लेती है। साथ ही वो सोचती है कि शायद त्यानलिन की भविष्य वाली सफलता का रास्ता कॉलेज एग्जामिनेशन नहीं बल्कि कोई दूसरा काम हो। टियांजू फेस्टिवल वाले दिन त्यानलिन सुबह सुबह शुएर को गांव के पुराने विशिंग ट्री के पास ले जाता है। वो बताता है कि हर साल गांव वाले यहाँ पूजा करके अपनी इच्छा लाल कागज पर लिखते हैं और उसे पेड़ पर लटका देते हैं। माना जाता है कि ऐसी इच्छा पूरी होती है। शुएर पूछती है कि जब सभी लोग दिन में आने वाले हैं तो वो उसे इतनी सुबह क्यों लाया।
तियानलिन कहता है कि वो सबसे पहले इच्छा मांगना चाहता था। वो शुएर को कागज और लिखने का सामान देकर अपनी इच्छा लिखने के लिए कहता है, साथ ही उसे झांकने से रोकता है। दोनों अपनी अपनी इच्छा लिखकर पेड़ पर बांध देते हैं। शुएर पूछती है कि तियानलिन ने क्या मांगा, लेकिन वो जवाब देता है कि बोली गई इच्छा पूरी नहीं होती। वापस जाते समय तियानलिन को शुएर के हाथ बहुत ठंडे लगते हैं। वो अपना कोट उसे पहनाना चाहता है। शुएर मना करके कोट उसी को वापस देती है, लेकिन तियानलिन कहता है कि छोटी लड़कियों को ठंड ज्यादा लगती है और उसे कोट पहनना ही होगा। कुछ समय बाद शुएर तियानलिन को एक ऐसे पहाड़ की तरफ ले जाती है जिसे उसने सपने में पूरी तरह लाल देखा था। उसे विश्वास है कि लाल मिट्टी के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज छिपी है। रास्ते में उनकी मुलाकात एन्यू से होती है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी साली का रिश्ता रेड ब्रिक फैक्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर से तय हुआ है। वो इस रिश्ते को गांव की लड़की के लिए बहुत अच्छी बात मानता है। रेड ब्रिक फैक्ट्री का नाम सुनते ही शुएर पूछती है कि क्या लाल मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं। वो तियानलिन को फैक्ट्री जाकर काम का प्रोसेस सीखने का सुझाव देती है। तियानलिन ने पहले बढ़ई का काम सीखा है और अगर दोनों ईंट बनाना भी समझ जाएं तो भविष्य में अपनी छोटी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं। तियानलिन को ये प्लान संभव लगता है। दोनों पहले लाल मिट्टी देखने और फिर ब्रिक फैक्ट्री जाने का फैसला करते हैं। सपने वाली जगह पहुंचकर शुएर देखती है कि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल वैसी ही लाल है जैसी उसने सपने में देखी थी। इसके बाद दोनों पास की रेड ब्रिक फैक्ट्री पहुंचते हैं। गेट पर मौजूद आदमी उन्हें अंदर जाने से रोक देता है। वो पूछता है कि वे कौन हैं और फैक्ट्री में क्यों आए हैं। तियानलिन कहता है कि वे पहली बार आए हैं और रास्ता समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गार्ड उन्हें वहां से जाने का आदेश देता है। उसी समय चू शाओथियान फैक्ट्री पहुंचता है। वहां के कर्मचारी उसे डायरेक्टर चू कहकर सम्मान देते हैं। शुएर और तियानलिन उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं है। चू शाओथियान उनसे पूछता है कि वे फैक्ट्री में क्या करना चाहते हैं। तियानलिन कहता है कि वे टेम्पररी वर्क तलाश रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यहाँ कोई जगह खाली है या नहीं। चू शाओथियान फैक्ट्री मैनेजर से दोनों के लिए काम अरेंज करने को कह देता है। मैनेजर तुरंत उसकी बात मान लेता है। दूर खड़ी मेयर ये सब देख रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि शुएर और तियानलिन यहाँ कैसे पहुँच गए और उसके पिता ने उन्हें इतनी आसानी से अंदर क्यों रख लिया। वहीं शुएर और तियानलिन अपनी किस्मत पर हैरान हैं। उन्हें डर था कि फैक्ट्री मैनेजर उन्हें बाहर निकलवा देगा, लेकिन अब उन्हें अंदर रहकर काम सीखने का मौका मिल गया है। शुएर हंसकर कहती है कि उसकी किस्मत अच्छी है, इसलिए उसके साथ ऐसा बुरा कैसे हो सकता था। फैक्ट्री से निकलने के बाद रास्ते में उन्हें पता चलता है कि शहर की कोऑपरेटिव सोसाइटी में लॉटरी चल रही है। एक टिकट की कीमत 1 युआन है और पहला इनाम फॉरएवर ब्रांड की बाइसिकल है। लोग बड़ी संख्या में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। शुएर और तियानलिन भी वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखकर कुछ लोग हैरान होते हैं। उन्होंने सुना था कि तियानलिन मरने वाला है, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि शुएर उसकी विधवा बनने के बजाय उसके साथ अच्छी जिंदगी जी रही है। उसी जगह मेयर भी मौजूद है। वो तियानलिन के साधारण कपड़ों का मजाक उड़ाती है और राहत महसूस करती है कि उसने उससे शादी नहीं की। फिर वो अपने नए शहर वाले नाम चू मेयर और माता पिता की ऊंची पोजीशंस का दिखावा करती है। तियानलिन जवाब देता है कि अगर उसका नाम अब चू मेयर है तो वो उसे जानता ही नहीं, इसलिए दोबारा परिचय की जरूरत नहीं है। शुएर तियानलिन से कहती है कि इतने लोगों के बीच खड़े होकर बिना टिकट खरीदे जाना अजीब लगेगा। दोनों एक टिकट खरीदने का फैसला करते हैं। मेयर उनका मजाक उड़ाती है। वो खुद 10 टिकट्स खरीदती है और कहती है कि शुएर तथा तियानलिन मुश्किल से एक टिकट के पैसे जुटा पाएंगे। मेयर के तानों के बावजूद शुएर सिर्फ एक लॉटरी टिकट खरीदती है। तियानलिन भी मानता है कि ज्यादा टिकट खरीदने से जीत पक्की नहीं हो जाती। कुछ देर बाद जब टिकट खोला जाता है तो उसी एक टिकट पर पहला इनाम निकल आता है। वहाँ मौजूद लोग जोर से घोषणा करते हैं कि शुएर ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। अब चमचमाती फॉरएवर बाइसिकल उसी की है। मेयर को विश्वास नहीं होता कि उसने 10 टिकट्स खरीदे और कुछ नहीं मिला, जबकि शुएर 1 युआन में बाइसिकल जीत गई। लोग शुएर की किस्मत की तारीफ करते हैं। वो मजाक में मेयर से कहती है कि अगर उसे बाइसिकल बहुत पसंद है तो वो उसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती है। तियानलिन तुरंत कहता है कि उसकी पत्नी और बाइसिकल दोनों उधार देने की चीजें नहीं हैं। अगर किसी ने 200 युआन से ज्यादा की बाइसिकल तोड़ दी तो कॉम्पेंसेशन मांगना भी मुश्किल होगा। मेयर उन्हें नीचा दिखाने के लिए पूछती है कि क्या गांव के ये लोग बाइसिकल चलाना जानते भी हैं। तियानलिन बताता है कि उसने स्कूल के समय बाइसिकल चलाना सीख लिया था और एक हाथ से भी चला सकता है। उसकी अपनी बाइसिकल खरीदने की पुरानी इच्छा सिर्फ 1 युआन में पूरी हो गई है। वो खुशी से शुएर को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाद में मेयर का वही पुरुष परिचित उसके पास आता है। वो बताता है कि उसने रेड ब्रिक फैक्ट्री में शुएर और तियानलिन को देखा था। दोनों वहाँ टेम्पररी वर्कर्स बन गए हैं और उन्हें खुद डायरेक्टर चू ने काम दिलाया है। मेयर को पहले उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने सब अपनी आंखों से देखा है।
वो मेयर को भड़काता है कि अगर दोनों रेगुलर वर्कर्स बन गए तो एक दिन उससे ऊपर निकल सकते हैं। मेयर को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि शुएर और तियानलिन उसके पिता के करीब रहेंगे। अगर उन्होंने उसकी पहचान की सच्चाई चू शाओथियान को बता दी तो उसे वापस झो गांव भेज दिया जाएगा। वो तय करती है कि वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगी। इसी दौरान गांव के अधिकारी अंकल योंगहुआ शाओ परिवार के घर आते हैं। वो बताते हैं कि ऊपर से जमीन रजिस्टर और बांटने का आदेश आया है। वो तियानलिन और शुएर से इस काम में मदद चाहते हैं। दोनों पहले कहते हैं कि वे हाल ही में लौटे हैं और गांव की सारी सिचुएशन नहीं जानते, लेकिन अंकल योंगहुआ बताते हैं कि गांव में पढ़े लिखे और हिसाब जानने वाले युवा बहुत कम हैं। तियानलिन स्कूल गया है और शुएर भी समझदार है, इसलिए उनसे बेहतर मदद कोई नहीं कर सकता। दोनों कोशिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंकल योंगहुआ शुएर को तियानलिन की लकी स्टार कहकर चला जाता है। उनके जाने के बाद परिवार जमीन के भविष्य पर चर्चा करता है। वे तय करते हैं कि जमीन मिलने के बाद उसे अच्छी तरह जोतेंगे। तियानलिन के नाम जमीन आने पर गांव के लोगों की छोटी टीम बनाकर ईंटों से जुड़ा अपना काम भी शुरू किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद चू शाओथियान फैक्ट्री में शुएर और तियानलिन का काम देखने आता है। वो पूछता है कि दोनों को यहाँ काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही। वर्कशॉप फोरमैन ने बताया है कि वे बहुत तेजी से काम सीख रहे हैं। तियानलिन इस अवसर के लिए चू शाओथियान का धन्यवाद करता है। दूसरी तरफ मेयर अपने पिता से शिकायत करती है कि शुएर बचपन से उसे परेशान करती आई है और अब उसने उसका फियांसे भी छीन लिया। उसके हिसाब से शुएर और तियानलिन को फैक्ट्री में काम देकर उसके पिता अपनी ही बेटी के घाव पर नमक डाल रहे हैं। वो पिता से शुएर और तियानलिन को फैक्ट्री से निकालने की मांग करती है, मगर चू शाओथियान उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो साफ कर देता है कि उसे अपना काम पता है। अगर मेयर इस मामले में और बोली तो वो उसकी पॉकेट मनी बंद कर देगा। मेयर और उसके पिता के बीच बढ़ती प्रॉब्लम देखकर शुएर तथा तियानलिन खुद चू शाओथियान से मिलने जाते हैं। वे सीखने का मौका देने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन फैक्ट्री छोड़ने का फैसला बताते हैं। चू शाओथियान कारण पूछता है। शुएर कहती है कि वो बचपन से मेयर के साथ रही है और दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं। उनके यहाँ रहने के कारण पिता बेटी के बीच अनावश्यक दूरी पैदा हो सकती है, इसलिए उनके लिए चले जाना बेहतर है। चू शाओथियान मन ही मन सोचता है कि काश शुएर उसकी सगी बेटी होती। वो मानता है कि मेयर ने उनके साथ गलत किया, लेकिन अभी भी उसे अपनी बेटी समझने और पुराने कर्ज के कारण सहन कर रहा है। वो शुएर और तियानलिन से माफी मांगता है और कहता है कि भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत हो तो वे उससे संपर्क कर सकते हैं। दोनों से धन्यवाद देकर फैक्ट्री से वापस लौट जाते हैं। वापसी के रास्ते में शुएर तियानलिन से कहती है कि अब वे गांव जाकर लाल मिट्टी वाली जमीन का कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। अगर उनका ब्रिक वाला प्लान सफल हुआ तो पूरे परिवार का जीवन बेहतर हो सकता है। तियानलिन बिना किसी संदेह के उसका साथ देने का वादा करता है। वो कहता है कि शुएर जो भी डिसीजन लेगी वो उसके साथ खड़ा रहेगा। उधर फैक्ट्री से घर लौटने के बाद चू शाओथियान बहुत बदला हुआ दिखाई देता है। ये छिंगच्यू उससे परेशानी का कारण पूछती है। वो कहता है कि मेयर के स्वभाव, आदतों और व्यवहार में दोनों की कोई झलक नहीं है। ये छिंगच्यू समझ जाती है कि उसका पति शक कर रहा है कि मेयर उनकी सगी बेटी नहीं है। चू शाओथियान याद दिलाता है कि उन्हें केवल झो माँ ने बताया था कि मेयर खोई हुई बेटी और शुएर गोद ली हुई लड़की है। उन्होंने कभी खुद इसकी ठीक से जांच नहीं की। उसे लगातार महसूस हो रहा है कि शुएर उनके परिवार और स्वभाव से ज्यादा मेल खाती है। दोनों के मन में सवाल उठता है कि कहीं उन्होंने गलत बेटी को तो नहीं अपना लिया। चू शाओथियान सच्चाई दोबारा जांचने का फैसला करता है। गाँव में शुएर, तियानलिन और बाकी लोग लाल मिट्टी वाली जमीन पर ब्रिक किल्न बनाने का काम शुरू कर देते हैं। सभी मिलकर मेहनत करते हैं और सूरज डूबने से पहले किल्न का मुख्य ढांचा तैयार कर लेते हैं। अंकल योंगहुआ बताते हैं कि आज से यह जमीन आधिकारिक रूप से उनके इस्तेमाल में है। परिवार खुशी मनाता है कि शुएर के घर आने के बाद उनकी जिंदगी लगातार सुधर रही है। शुएर इसका क्रेडिट अकेले लेने से मना करती है। वो कहती है कि ये पूरे परिवार और गांव वालों की मेहनत का नतीजा है। तियानलिन भी वादा करता है कि किल्न सफल होने के बाद सभी सपोर्टर्स को फायदा मिलेगा। उनका प्लान अकेले अमीर बनना नहीं, बल्कि सबके साथ पैसे कमाना है। इधर चू शाओथियान और ये छिंगच्यू जांच पूरी करके मेयर का सामना करते हैं। वे उससे साफ पूछते हैं कि क्या वो सचमुच उनकी सगी बेटी है। मेयर तुरंत हाँ कहती है, लेकिन चू शाओथियान हॉस्पिटल की रिपोर्ट उसके सामने रख देता है। वो बताता है कि मेयर का ब्लड ग्रुप और अरश टाइप ऐसा है जो ये छिंगच्यू के ब्लड ग्रुप से पैदा होना संभव नहीं। इससे साबित होता है कि मेयर उनकी बेटी नहीं है। मेयर की प्रतिक्रिया से ये छिंगच्यू समझ जाती है कि उसे ये सच्चाई पहले से पता थी। मेयर सारा दोष झो माँ पर डालने की कोशिश करती है, लेकिन चू शाओथियान कहता है कि वो भी अपनी माँ की तरह स्वार्थी और लालची है। वो बताता है कि मेयर के आने के बाद घर में लगातार झगड़े हुए और ये छिंगच्यू की तबीयत बिगड़ती गई। अब उसे लगता है कि इस घर की असली मनहूस मेयर है। वो उसे तुरंत घर से निकलने का आदेश देता है।
मेयर रोकर पुराने पिता बेटी के रिलेशनशिप की दुहाई देती है, लेकिन चू शाओथियान कहता है कि सच्चाई सामने आने के बाद उसका यहाँ कोई अधिकार नहीं है। मेयर को बाहर निकालने के बाद वो ये छिंगच्यू से कहता है कि अब उन्हें शुएर के पास जाना होगा क्योंकि वही उनकी असली बेटी है। चू शाओथियान और ये छिंगच्यू गांव पहुंचकर शुएर से मिलते हैं। शुएर उन्हें सम्मान से डायरेक्टर चू और आंट ये कहकर पूछती है कि वे यहाँ क्यों आए हैं। चू शाओथियान सीधे कहता है कि वो शुएर का सगा पिता है। ये छिंगच्यू भी बताती है कि शुएर ही उनकी असली बेटी है। उसका जन्म उस समय हुआ था जब वे झो गांव से गुजर रहे थे। हालात इतने खराब थे कि उन्हें मजबूरी में नवजात बच्ची को वहीं एक परिवार के पास छोड़ना पड़ा। बाद में जब वे उसे वापस लेने आए तो झो माँ ने मेयर को उनकी बेटी बनाकर सामने कर दिया। इसी कारण इतने वर्षों तक मेयर शुएर की पहचान लेकर उनके साथ रही। सच्चाई सुनने के बाद शुएर उन्हें धन्यवाद देती है, लेकिन अपने माता पिता कहकर स्वीकार नहीं करती। वो कहती है कि फिलहाल वो अकेली रहना चाहती है और दोनों को चले जाना चाहिए। चू शाओथियान और ये छिंगच्यू उससे तुरंत माफ़ी की उम्मीद नहीं रखते। वे बस अपने 18 वर्षों के कर्ज की भरपाई का एक मौका चाहते हैं, लेकिन शुएर पूछती है कि वे उन बीते वर्षों की भरपाई किस तरह करेंगे। बचपन से वो ऐसी बच्ची थी जिसे किसी ने प्यार नहीं दिया। उसे घर के कमरे के बजाय वुड शेड में रखा गया। खाने के लिए बचा हुआ खाना और पहनने के लिए मेयर के उतारे हुए कपड़े मिले। आखिर झो परिवार ने 100 युआन के लिए उसे मेयर की जगह शादी करने भेज दिया। अपने जीवन के पहले लगभग 20 साल उसने हर मुश्किल अकेले सहन की। अब उसके पास तियानलिन, उसकी सास और पूरा शाओ परिवार है जो उसे पर्याप्त प्यार देता है। इसलिए इस समय बायोलॉजिकल पेरेंट्स का प्यार उसके लिए उतना ज़रूरी नहीं रहा। शुएर केवल शांति से जीना चाहती है और नहीं चाहती कि कोई उसकी ज़िंदगी में फिर डिस्टर्बेंस पैदा करे। वह उन्हें सम्मान से जाने के लिए कहती है। चू शाओथियान और ये छिंगच्यू कुछ गिफ्ट्स वहीं छोड़ देते हैं। वे कहते हैं कि शुएर उन्हें माफ़ करे या न करे, वे अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। उनके जाने के बाद तियानलिन शुएर से गिफ्ट्स रख लेने के लिए कहता है। वो बताता है कि उनमें मॉल्टेड मिल्क पाउडर, परिवार के लिए सप्लीमेंट्स और गुओग्यो के कपड़े बनाने का फैब्रिक है। इन उपयोगी चीज़ों को गुस्से में फेंकने का कोई कारण नहीं है। शुएर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे राहत है कि उसके सगे माता पिता ने जानबूझकर उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही कि वे इतने साल बाद ही क्यों आए और झो मेयर ने उन्हें इतनी आसानी से कैसे धोखा दिया। तियानलिन उसे किसी और की फीलिंग्स की चिंता न करने के लिए कहता है। शुएर ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और वो किसी की कर्जदार नहीं है, इसलिए उसे इसी समय अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को स्वीकार या अस्वीकार करने की ज़रूरत नहीं। वो आराम से समय लेकर फैसला कर सकती है। घर से निकाली गई मेयर अपनी परिचित ल्यूइंग के दरवाजे पर पहुंचती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन ल्यूइंग उसके बारे में सारी सच्चाई सुन चुकी है। वो कहती है कि मेयर डायरेक्टर चू की बेटी नहीं थी और इतने समय तक झूठी पहचान में रहकर सबको धोखा देती रही। अब वो उससे पैसे मांग रही है जो कभी नहीं मिलेंगे। मेयर फिर भी दावा करती है कि वही चू शाओथियान की सगी बेटी है और शुएर जैसी मनहूस लड़की को ऐसी किस्मत नहीं मिल सकती। ल्यूइंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि आज के समय में जिंक्स वाली बातों का कोई मतलब नहीं है। वो मेयर को बताती है कि शुएर और तियानलिन ने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है और अब दोनों मालिक बन चुके हैं। अगर मेयर उस समय शादी से न भागती और शुएर को अपनी जगह न भेजती तो आज वही सफल बिजनेस की मालकिन होती। ये सुनकर मेयर फिर भी चिल्लाकर कहती है कि वो तियानलिन की मंगेतर है और ये सब सच नहीं हो सकता। कुछ समय बाद शुएर और तियानलिन का नया बड़ा काम पूरा हो जाता है। अपनी तैयार प्रॉपर्टी और बढ़ते बिजनेस को देखकर शुएर खुश होती है। वो कहती है कि अब उनका जीवन लगातार बेहतर होगा। शुएर मजाक में खुद को जे ड्रैगन विलेज की छोटी अमीर महिला कहती है। तियानलिन भी हंसकर उसे अपनी रिच वाइफ बुलाता है और भविष्य में उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। शुएर पलटकर कहती है कि तियानलिन को ही अब उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तभी झोमा वहां पहुंचकर शुएर को फिर मनहूस कहने लगती है। वो बताती है कि मेयर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और उसे मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया है। उसके हिसाब से इस सब की जिम्मेदार शुएर है। शाओमा तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो पूछती है कि अपनी बेटी के कर्मों का दोष शुएर पर कैसे डाला जा सकता है। मेयर ने शुएर की पहचान और उसके माता पिता छीन लिए थे। अब उसे अपने गलत फैसलों का नतीजा मिला है। झोमा शुएर को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शाओ परिवार के लोग उसे घेर लेते हैं। वे कहते हैं कि शुएर को छूने से पहले उसे उन सब का सामना करना होगा। झोमा फिर शुएर पर एहसान जताती है कि उसने उसे पाला, वरना वो बचपन में ही मर जाती। शुएर उसकी ये बात स्वीकार करती है, लेकिन वो उन सालों की सच्चाई भी सामने रखती है। उसे पालने के बदले झोमा ने उसे मारा, डांटा, वुड शेड में रखा और बचा हुआ खाना दिया। आखिर अपनी सगी बेटी को बचाने के लिए उसे उसकी जगह शादी में भेज
भेज दिया। शुएर इतने वर्षों तक सब सहती रही, लेकिन अब और नहीं सहेगी। वो साफ कहती है कि वो मनहूस नहीं है और उसने मेयर को नुकसान नहीं पहुंचाया। मेयर ने अपनी जिंदगी के हर गलत कदम का चुनाव खुद किया और खुद को इस हालत में पहुंचाया। शुएर झो माँ को वहाँ से चले जाने और दोबारा कभी वापस न आने के लिए कहती है। शाओ माँ भी चेतावनी देती है कि अगर वो फिर ट्रबल करने आई तो पूरे गांव को बता दिया जाएगा कि उसने अपनी बेटी से दूसरी लड़की की पहचान चोरी करवाई थी। इसी समय झो सांझू वहां आता है और अपनी माँ को रोकता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने अभी तक पर्याप्त हंगामा नहीं किया। वो माँ को लेकर वापस जाने का फैसला करता है। जाने से पहले सांझू त्यानलिन से बात करता है। वो स्वीकार करता है कि शुएर को लेकर उनकी पुरानी चुनौती में वो हार गया है। त्यानलिन शुएर की रक्षा कर सकता है और उसे खुश भी रख सकता है। त्यानलिन कहता है कि सांजू हमेशा शुएर का तीसरा भाई रहेगा और इसलिए उसका भी तीसरा भाई है। सांजू उसे चेतावनी देता है कि वो शुएर के साथ अच्छा व्यवहार करे। अगर कभी उसे दुख पहुंचाया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। त्यानलिन भरोसा दिलाता है कि अपनी पूरी जिंदगी में वो शुएर को किसी तरह की तकलीफ या अपमान नहीं सहने देगा। ये सुनकर सांजू अपनी माँ को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। कई साल बीत जाते हैं। त्यानलिन का काम लगातार बढ़ता है और वो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बड़ा नाम बना लेता है। एक बड़े ऑडिटोरियम में घोषणा होती है कि कॉमरेड शाओ त्यानलिन को कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का प्रतिष्ठित लुबन प्राइज दिया जा रहा है। पूरा हॉल तालियों और बधाइयों से गूंज उठता है। शुएर मंच पर खड़े त्यानलिन को देखकर अपने पुराने सपने को याद करती है। जिस जोशीले और सफल युवक को उसने बहुत पहले सपने में देखा था, वो आखिर सचमुच उसके सामने खड़ा है। अवार्ड सेरेमनी के बाद शुएर त्यानलिन को बताती है कि उसने ऑडिटोरियम के सबसे किनारे पर चू शाओथियान और ये छिंगचू को बैठे देखा था। वे दूर से ही दोनों की सफलता और त्यानलिन को मिला सम्मान देख रहे थे। शुएर बताती है कि कुछ समय पहले उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने पूरी रेड ब्रिक फैक्ट्री उसे देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने स्वीकार नहीं की। त्यानलिन पूछता है कि क्या इतने साल बाद भी वो उन्हें माता पिता के रूप में वापस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। शुएर कहती है कि वो अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन अगर वे उससे मिलने या उसे देखने आना चाहते हैं तो अब वो उन्हें रोकेगी भी नहीं। त्यानलिन उसके डिसीजन का सम्मान करता है। वो कहता है कि शुएर जो भी चुनेगी वही उसके लिए सही होगा। शुएर को कई साल पहले का टियांजू फेस्टिवल और गांव का विशिंग ट्री याद आता है। वो त्यानलिन से कहती है कि उस दिन उसने जो इच्छा लिखी थी उसका राज आज तक नहीं बताया। अब इतने साल बीत चुके हैं, इसलिए शुएर पूछती है कि क्या उसकी इच्छा पूरी हुई। त्यानलिन मुस्कुराकर कहता है कि उसकी इच्छा अभी आधी पूरी हुई है। शुएर जानना चाहती है कि बाकी आधी इच्छा क्या है, लेकिन त्यानलिन फिर वही जवाब देता है कि ऐसी बातें बताई नहीं जाती। शुएर पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है कि बचा हुआ हिस्सा जरूर उससे जुड़ा है। त्यानलिन उसकी बात से इनकार नहीं करता और बस मुस्कुरा देता है। शुएर की कहानी इसी उम्मीद के साथ खत्म होती है कि जिन लोगों के साथ किस्मत ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, वे भी अपनी मेहनत से मनचाहा भविष्य हासिल कर सकते हैं और उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो उम्र भर उनका साथ निभाते हुए उनकी अपनी लकी स्टार बन जाएगा। और इसके साथ ही ये ड्रामा यहीं एंड होता है।